मीटर ऊपर हवा में खींच लिए गए। असंख्य पवन किरणों, लपटों, समुद्री जल और मलबे से बने उस मृत्यु के भंवर में ये पल भर में ही खून की धुंध से भरे आकाश में बिखर गया। नहीं, पाक इन मिन ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से पटका और उसके चारों ओर की गहरी नीली लपटें आकाश में उठ उठी, एक विशाल अग्नि बवंडर में परिवर्तित हो गई, जो दुनिया को नष्ट करने वाले तूफान से मुकाबला करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि इस भयंकर तूफान के सामने उनका प्रतिरोध अधिक देर तक टिक नहीं पाया। अंततः वे भी मृत्यु के उस विनाशकारी तूफान में बह गए। अध्याय 248। एक नायक को सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होना चाहिए। जहाज लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद धीरे धीरे रुक गया। जहाज पर सवार सभी लोग दूर स्थित द्वीप को भय भरी निगाहों से देख रहे थे। इस समय तक द्वीप पूरी तरह से एक ऐसे भीषण तूफान में समा चुका था जिसने आकाश और पृथ्वी को तोड़ दिया था। हवा जोर से चल रही थी, बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। असंख्य पवन किरणें, ज्वालाएं, समुद्री जल और मलबा भीतर बेतहाशा उथल-पुथल मचा रहे थे, जिससे एक ऐसा घातक क्षेत्र बन गया था जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था। वह करीब था। एक ही विचार सबके मन में एक साथ आया, अगर हम कुछ सेकंड बाद निकलते तो जहाज बहकर टुकड़े टुकड़े हो सकता था। पोलिना जहाज के अगले हिस्से में खड़ी थी। समुद्र की हवा उसके लंबे सुनहरे चमकदार बालों से होकर बह रही थी, जिससे उसकी खूबसूरत आकृति पूरी तरह से निखर रही थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें दूर के भयावह दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी और उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए जब उसने दिल से एक भावपूर्ण उद्गार व्यक्त किया। ये किस प्रकार का कौशल है? यह अतिशयोक्ति है। मैंने कभी किसी जादूगर को इतने व्यापक कौशल के साथ नहीं देखा। सौभाग्य से हम तेजी से भागे। लीहा उसके पीछे खड़ा था, उसका चेहरा गर्व और आत्मसंतुष्टि से दमक रहा था। हालांकि यह हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से हमारे कप्तान नहीं छोड़ा था। वह थोड़ी देर रुका, फिर उसने एक सामान्य लहजे में विश्लेषण किया। आखिरकार दक्षिण कोरिया की पाक इन मिन ही आन सम्राट हैं। शायद उसे सिर्फ आग से संबंध कौशल का ही इस्तेमाल करना आता है ना? ये सुनकर पोलिना ने सहमति में सिर हिलाया। ये काफी काम की बात है। उसने अपनी निगाहें फिर से भयंकर तूफान के केंद्र की ओर घुमाई। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। मुझे पता ही नहीं था कि कौशल इतने व्यापक दायरे में होते हैं। ये कितना शक्तिशाली है। क्या ये पाक इन मिन को हरा सका है? खंडहर हो चुके द्वीप पर गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जू हुआई ने शांत भाव से आकाश की ओर देखा। उस विशाल ब्लेड स्टॉर्म का केंद्र पूरी तरह से एक रहस्यमय नीली लौ से ढका हुआ था। आग की लपटों के बीचों बीच पाक इन मिन की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। असंख्य तेज चाकू जैसी हवा की किरणें उन्मत्तपूर्वक उसके शरीर को चीरती हुई निकल गईं, जिससे भारी क्षति के निशान उत्पन्न हुए। हालांकि जब भी उनका स्वास्थ्य एक निश्चित खतरनाक स्तर तक गिर जाता है, फिर वह अपने चारों ओर फैली अनंत गहरे नीले रंग की ज्वालाओं को तेजी से अवशोषित करके खुद को ठीक कर लेता था। तूफान के केंद्र में उठती ज्वालाएं मानो उनके लिए एक अटूट रग भंडार की तरह थी। तेज हवाओं के भयंकर हमलों के बावजूद पाक इन मिन का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा बना रहा। जू हुआई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वास्तव में एसएस रैंक के पेशेवरों को मारना इतना आसान नहीं होता। समय बीता गया, पल पल उस विनाशकारी ब्लेड स्टॉर्म को आखिरकार शांत होने में पूरे 30 सेकंड लगे। हवा रुक गई, बारिश रुक गई है। एक बार फिर दुनिया में सन्नाटा छा गया। पाक इन मिन का शरीर धीरे धीरे आकाश से नीचे गिरने लगा। हालांकि वह थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। लेकिन उसका सुंदर चेहरा पहले से ही अथाह क्रोध से विकृत हो चुका था। उसने अपने चारों ओर फैले सुनसान द्वीप को देखा। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसकी मृत्यु हो गई। वे सब मर चुके हैं। दक्षिण कोरिया से वह अपने साथ जितने भी अभिजात वर्ग के लोगों को लाया था, वे सभी इस भयानक तूफान में मारे गए। वह क्रोधित क्यों नहीं होगा? मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। पाक इन मिन ने एक ऐसी धार मारी जिसे उसने पूरी तरह से दबा रखा था। उसकी आवाज एक घायल जानवर की तरह कर्कश हो गई थी। अगले ही पल उनकी साधारण सी दिखने वाली जादूगर की पोशाक अचानक एक चकाचौंध भरी गहरे नीले रंग की रोशनी से फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाली दो आकृतियां धीरे धीरे उस प्रकाश से बाहर निकलीं। जू हुआई ने अचानक अपने सामने प्रकट हुए तीनों बच्चों को देखा और रुचि से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। एक क्लोन। पाक इन मिन के चेहरे पर एक क्रूर और निर्मम मुस्कान उभर आई। यह कोई साधारण क्लोन नहीं है। उसने अपने पहने हुए वस्त्र की ओर इशारा किया, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था और उसकी आवाज आक्रोश और पागलपन से भरी हुई थी। यह एक क्लोन है जिसे मैंने अपने पौराणिक उपकरण शैडो रो का उपयोग करके बनाया है। वे मेरे सभी गुणों को 100% विरासत में पाते हैं और मेरे सभी कौशल का उपयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्लोन बिल्कुल मेरे असली शरीर की तरह हैं। उसकी ठंडी निगाहें गैंडाल्फ पर टिकी हुई थी, मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। अब मैं देखूंगा, जब मेरी ताकत 3 गुना बढ़ गई है तो तुम मेरा सामना कैसे कर सकते हो। जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, 3 एक समान आकृतियों ने एक साथ अपनी छड़ियों को ऊपर उठाया। 3 बिल्कुल अलग अलग फिर भी समान रूप से भयावह जादुई उतार चढ़ाव एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फूट पड़े। हालांकि जैसे ही वे मंत्रोच्चार समाप्त करने वाले थे, जू हुआई ने एक चाल चली। उसने शांतिपूर्वक अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से उस दिशा में हाथ मिलाया जहां पाक इन मिन थी। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, भनभनाहट। पाक इन मिन ने एक असहनीय भयावह दबाव महसूस किया, मानो कोई विशाल पर्वत अचानक आकाश से नीचे उतर आया हो। दबाव इतना जबरदस्त था कि उनका मंत्रोच्चार, जिसे उन्होंने अभी शुरू किया था, तुरंत बाधित हो गया। धड़ाम 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 तीनों आकृतियां भार के कारण झुक गईं और अनियंत्रित रूप से एक घुटने पर बैठ गईं। जैसे ही उनके घुटने जमीन पर लगे, ठोस जमीन में दरार पड़ गई और मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गईं। ये किस तरह का अजीबोगरीब हुनर है? पाक इन ने दांत पीसते हुए अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया। उसका सुंदर चेहरा अविश्वास और भय से भरा हुआ था। जू हुआई ने थोड़ी देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इस कौशल को कहते हैं। अब जब आपने बुद्ध के दर्शन कर लिए हैं, तो आप घुटने क्यों नहीं देखते? पाक इन मून। जू हुआई ने मन ही मन उपहास किया। तो क्या हुआ अगर दो क्लोन की ताकत बिल्कुल एक जैसी हो? मेरी और गैंडाल्फ की सभी क्षमताएं क्षेत्र प्रभाव क्षति पहुंचाने वाली हैं। आप एक बार दांव लगाएं या 3 पर, ये फिर भी दांव ही है। पाक इन मिन का दिल उथल-पुथल से भरा हुआ था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा निषिद्ध मंत्रों का जादूगर इतना भयानक होगा। एक के बाद एक शक्तिशाली कौशल उभरते गए, जिससे वह इस हद तक अभिभूत हो गया कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, उस भयानक दबाव को सहने की कोशिश की और मंत्र का जोरदार जाप करने का प्रयास किया। हालांकि गैंडाल्फ के मंत्रोच्चार की गति उसकी तुलना में कहीं अधिक तेज थी। ठीक है, चुप रहो। वह सपाट आवाज किसी मृत्यु की घोषणा जैसी थी। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। क्लिक। परम शून्य तापमान एक बार फिर आ गया है। वह भयानक ठंड एक अदृश्य लहर की तरह पल भर में और पूरी तरह से घुटनों के बल बैठे तीनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बस एक सेकंड, इसके बाद मौके पर बर्फ की 3 सजीव मूर्तियां प्रकट हुईं। क्लिक। बर्फ की मूर्तियों में से एक सबसे पहले टूट गई। बर्फ से एक आकृति उभरी। उसके चेहरे पर अभी भी बाल बाल बचने का सदमा साफ दिख रहा था।
हालांकि शेष दो पात्रों का भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उनमें से एक उस अविनाशी बर्फ के पिंजरे में फंस गया था। हालांकि वह अभी भी अवचेतन रूप से बर्फ की दीवार को तोड़ने के प्रयास में अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसकी ठंडी आंखें बेजान और निर्जीव हो गईं, उनमें से सारी दृष्टि गायब हो गई। लेकिन दूसरे वाले का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। वह एक घुटने पर स्थिर बैठा रहा, गतिहीन, मानो वह एक शाश्वत मूर्ति बन गया हो। जो हुआ अपने सामने घटे हुए दृश्य को देखता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गैंडाल्फ को नियंत्रित करता रहा। उसने पाक इन मेन की ओर कंधे उचकाए, जो इकलौती थी और बच निकली थी, और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। देखो, ये फिर से एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला बन गया है। उसने अपनी उंगली फैलाई और बाकी दो बर्फ की मूर्तियों पर आगे पीछे इशारा किया। मुझे बस यह नहीं पता कि आप असली शरीर हैं या अवतार। अगर शरीर का मुख्य भाग जम जाए तो यह बहुत ही हास्यास्पद होगा। उनके शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि बर्फ से अभी अभी मुक्त हुए पाक इन म्यूंग अचानक कांप उठे। अगले ही पल एक झटके में, बिना किसी चेतावनी के, यह एक खूबसूरत बुलबुले में बदल गया। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। इसके तुरंत बाद पाक इन मेन, जो अपनी आंखों में खाली पल लिए बर्फ के पिंजरे में फंसी हुई थी, वह भी बुलबुलों में बदल गई। पूरे द्वीप पर अब केवल बर्फ की वह मूर्ति ही बची है जिसका मस्तिष्क पूरी तरह से जम गया है और वह घुटनों के बल बैठी हुई मुद्रा में अटकी हुई है। ये देखकर जो हुआ अपनी हंसी नहीं रोक सका। अप्रत्याशित रूप से आप मूल शरीर वास्तव में आत्मा के जमने की उस 10% संभावना का सामना कर बैठे। मुझे नहीं पता कि आपका भाग्य अच्छा है या बुरा। बिना किसी और झिझक के जो हुआई ने धीरे धीरे अपने हाथ में शाश्वत न्याय को उठाया और किंची साम्राज्य के यान सम्राट को उनकी अंतिम यात्रा पर भेजने की तैयारी की। लेकिन उस क्षण बूम, अचानक बिना किसी चेतावनी के आकाश से एक मोटी भयानक नीली बिजली गिरी। यह अंधेरे आकाश को चीरता हुआ आया और एक विनाशकारी बल के साथ उस सुनसान बर्फीले द्वीप पर जा गिरा। जो हुआई की भौहें थोड़ी सी खुल गईं। अचानक नीली बिजली की चमक के भीतर एक हटा-कटा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि थोर था, फ्री फेडरेशन का एसएस रैंक वाला थोर। वह बिल्कुल निर्णायक क्षण में पहुंचा। थोर ने गैंडाल्फ की ओर देखा तक नहीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जो बिजली से लिपटे सांपों से ढका हुआ था, और धीरे से उसे बर्फ की उस मूर्ति पर दबाया जिसमें पाक इन मेन बर्फ में जमी हुई थी। स्नैप! एकदम साफ आवाज। बर्फ की ठोस मूर्ति तुरंत दरारों से भर गई और एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। इसके बाद थोर ने पाक इन मेन को उठाया, जो अभी भी जमी हुई अवस्था में था, और उसे अपने हाथ में थाम लिया। ये सब करने के बाद उसने धीरे से अपना सिर गैंडाल्फ की ओर घुमाया, मुस्कुराया और अपने सफेद दांत दिखाए। देखो, क्या मैं बिल्कुल समय पर हूँ? एक नायक को सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आगे आना चाहिए। अध्याय 249। क्या वे सभी समलैंगिक नहीं हो सकते? एक नायक को सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आगे आना चाहिए। थोर का अति नाटकीय और भावुक बयान हवा से भरे सुनसान द्वीप पर गूंज उठा। जो हुआई की चेतना गैंडाल्फ के शरीर के अंदर थी और उसे यह कुछ हद तक मनोरंजक लगा। मौजूदा हालात को देखते हुए तो मैं ही उस खलनायक की तरह लग रहा हूं जो युद्ध के मैदान में अपने कर्मों का फल भोगने वाला है। दूसरा पक्ष नायक है जो निर्णायक क्षण में प्रकट होता है और अपने साथियों को खतरे से बचाता है। ये निश्चित रूप से नायक का खाका है। जो बात जो हुआई को समझ नहीं आ रही थी वह ये थी कि इस आदमी ने इतनी सटीकता से इस जगह का पता कैसे लगाया। ये खंडहर विशाल है और द्वीप का स्थान लगातार बदलता रहता है। मेल खाते हैं, इसकी संभावना बहुत कम है। दूर दिख रहे जहाज पर ली हाओ और ड्रैगन फैन स्पेशल फोर्सेज टीम के बाकी सदस्य तनाव भरे भावों के साथ खंडहर हो चुके द्वीप को देख रहे थे। जब उन्होंने आसमान को चीरती हुई नीली बिजली देखी तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये क्या है? पोलिना जहाज के अगले हिस्से में खड़ी थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें थोड़ी सी खुली हुई थीं और उसका चेहरा गंभीर था। ये थोर है, स्वतंत्र संघ का देवता। उसने अभी बोलना खत्म नहीं किया था कि उसे समझ नहीं आया। एक अन्य तेज नजर वाले टीम सदस्य ने आश्चर्य से कहा, देखो, समुद्र पर कोई और आ रहा है। सभी की निगाहें उमड़ते हुए जानवरों के झुंड की ओर मुड़ गईं। काले समुराई पोशाक पहने एक फुर्तीली आकृति को अविश्वसनीय गति से समुद्र में दौड़ते हुए देखा गया। वह जिस चीज पर खड़ा था वह भयंकर समुद्री राक्षस थे। उन दरिंदों ने दहाड़ लगाई, अपने पंजे और तंबू लहराए और उस पर उन्मत्तपूर्ण हमला कर दिया। लेकिन वह आकृति भूतिया गति से आगे बढ़ी। जब भी वह अपनी कटाना तलवार निकालता था तो उसमें से एक तीखी ठंडी चमक निकलती थी। उसके पास आने वाले सभी विचित्र जानवर पल भर में दो टुकड़ों में कट गए। मारे गए जानवरों के शव उसके लिए अगला कदम बन गए। वह उन विचित्र जानवरों के शवों पर कदम रखते हुए जानवरों की भीड़ के बीच से ऐसे गुजरा मानो समतल जमीन पर चल रहा हो और तेजी से द्वीप की ओर बढ़ गया। तो फिर वो कौन है? जब ली हाओ ने मुश्किल से निकलने की कोशिश की तो उसकी गर्दन का कान ऊपर नीचे हुआ। वांग मिंग के चेहरे के भाव और भी गंभीर होते गए। वह पोशाक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह सकुरा देश के असुर तलवार दानव ताकाशी अराशी की होनी चाहिए। मुक्त संघ, चेरी ब्लॉसम देश, किमची देश, 3 देशों के एसएस स्तर के दिग्गज एक ही द्वीप पर एक ही समय में एकत्रित हुए हैं। हालात अचानक बिगड़ गए। जहाज पर वातावरण बेहद घुटन भरा था। सभी की निगाहें अनायास ही उस सुनहरे बालों वाली खूबसूरत महिला की ओर मुड़ गई जो जहाज के अगले हिस्से में चुपचाप खड़ी थी। पोलिना ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध दिया और उसके खूबसूरत चेहरे से पहले वाली सहजता और चंचलता गायब हो गई। उसने अपनी खूबसूरत भौहें सिकुड़ी और धीमी आवाज में अपशब्द बुदबुदाई। ये चिंताजनक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों लोग इतनी जल्दी एक साथ आ जाएंगे। उन तीनों के पास किसी न किसी प्रकार का उपकरण होना चाहिए जिससे वे खंडहरों के भीतर एक दूसरे का पता लगा सकें। पाक इन मिंग ने उन दोनों को संकट का संकेत जरूर भेजा होगा। ये सुनकर ली हाओ के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। तो क्या करें? कप्तान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 3 के मुकाबले 1। पोलिना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि निराशा में अपने लंबे चमकदार सुनहरे बालों को कुचलाने लगी। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित स्थिति है। उसने आह भरी और तुरंत एक फैसला लिया। उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े ड्रैगन फैन स्पेशल फोर्सेज के चिंतित दिखने वाले सदस्यों पर एक नजर डाली। आप सभी नाव पर ही रहें और इधर उधर न घूमें। ग्रेट शिया साम्राज्य का वह सुंदर युवक यहाँ नहीं मर सकता। मुझे वापस जाकर उसकी मदद करनी होगी। इतना कहने के बाद वह बिना किसी झिझक के मुनि और टीम के सदस्यों के डर के बीच हवा में उछल पड़ी। वह उग्र आकृति हवा में एक सुंदर चाप बनाती हुई आगे बढ़ी, फिर हल्के से एक बार फिर जानवरों की उमड़ती लहर में समा गई। खंडहर हो चुके द्वीप पर। यार, जाग जाओ, यहाँ सोना मना है। थोर मुस्कुराया और उसकी उंगलियों से कई छोटे छोटे बिजली के सांप निकले जिन्होंने पाक इन मिंग को सटीक रूप से निशाना बनाया। सिजल! पाक इन मिंग का शरीर अचानक कांप उठा और वह दर्द से कराह उठा। उन्हें धीरे धीरे होश आ गया। धीरे धीरे उसने अपनी अचंभित आंखें खोली। जब उसने अपने सामने उपहासपूर्ण चेहरा देखा तो उसकी तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हो गईं। उसने राह की एक लंबी सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जब उसकी नजर फिर से कुछ ही दूरी पर स्थित गैंडाल्फ पर पड़ी तो उसकी ठंडी आंखें पल भर में असीम भय और आशंका से भर गईं। थोर, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस आदमी की ताकत बहुत ही जबरदस्त है। थोर ने कंधे उचका दिए मानो उसे कोई परवाह ही न हो।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जो बिजली के सांपों से ढका हुआ था और पाक इन मिंग के कंधे पर जोर से थपथपाया। उसका चेहरा खुलेआम आत्मविश्वास और अहंकार से भरा हुआ था। चिंता मत करो, इस खंडहर में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उनके शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि द्वीप के दूसरी ओर एक काली आकृति चुपचाप प्रकट हुई, मानो कोई भूत हो। एक हाथ में काली कटाना पकड़े हुए ताकात्सुकी अराशी ने अभी मारे गए एक जानवर के शव पर कदम रखा और समुद्र तट पर मजबूती से उतर गया। उसने धीरे से अपनी तलवार म्यान में डाली, उन दोनों को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और एक ऐसा पोज बनाया जिसे वह बेहद आकर्षक मानता था। तभी उन्होंने अपनी शांत और स्पष्ट आवाज में धीरे धीरे बोलना शुरू किया। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। थोर ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि खैर हम समय पर पहुंच गए। उसने कुछ ही दूरी पर खड़े गैंडाल्फ की ओर उंगली उठाई। उसकी नीली आंखों में स्पष्ट उकसावा और लड़ने का जज्बा झलक रहा था। ग्रेट शिया साम्राज्य के इस निषिद्ध मंत्रोच्चारकर्ता को मेरे हवाले कर दो। पाक इन म्यंग ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया, अपनी स्थानिक अंगूठी से एक उच्च श्रेणी का जीवन पुनर्स्थापना औषधि निकाली और उसे गटक लिया। अंततः पीले पड़े चेहरे पर कुछ रौनक लौट आई। जब वह हौंट रहा था तभी उसने उसे जल्दी से याद दिलाया। सिर्फ वही नहीं, महान जिया साम्राज्य का वह जादूगर और महान भालू साम्राज्य की पोलिना भी यहाँ है। पोलिना नाम सुनते ही थोर की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर गहरी दिलचस्पी का भाव आ गया। ओह, ग्रेट बेयर किंगडम का वो एसएस लेवल डिजायर ओवरलॉर्ड। कहा जाता है कि वह बहुत खूबसूरत है। वह मुस्कुराया। चूंकि ऐसा है तो चलिए उसका भी ख्याल रखते हैं। अब सिर्फ वो बेवकूफ करेन ही बची है, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब हम उनसे निपट लेंगे, इन खंडहरों में मौजूद कलाकृतियां केवल हमारे तीनों राष्ट्रों की संपत्ति हो सकती हैं। पाक इन मिंग के चेहरे पर गंभीरता बनी रही। तुम्हें उस महिला को कम नहीं आंकना चाहिए। उनका पेशा पुरुषों के प्रति बहुत ही प्रतिबंधात्मक है। अगर आपके मन में उसके लिए थोड़ी भी चाहत है तो उसके लिए आपको नियंत्रित करना आसान हो जाता है। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा। ये सुनकर थोर ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। थोर ने अनगिनत महिलाओं को देखा है, मैंने किस तरह की महिला को नहीं देखा है। मेरी नजर में महिलाएं हमेशा से सिर्फ खिलौने ही रही हैं। उन्होंने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उन्हें समझ नहीं आया। बूश, कुछ ही दूरी पर स्थित आग के सागर से अचानक एक मनमोहक आकृति प्रकट हुई। वह सुनहरे बालों वाली और बेहद आकर्षक काया वाली महिला थी। वह तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर हल्के से उतरी और अपनी पतली उंगलियों से उसने अपने लंबे सुनहरे बालों को धीरे से सहलाया जो समुद्री पानी से गीले थे। पानी की बूंदें उसके सुंदर गालों से फिसलती हुई उसकी पतली गर्दन पर से गुजरती हुई अंततः गहरी अथाह खाई में गायब हो गईं। बेखूबसूरत नीली आंखें किसी मोहक भंवर की तरह थीं। उसकी एक निगाह ही किसी भी पुरुष को दीवाना बनाने के लिए काफी है। थोर की सांसें पल के लिए गले में अटक गई। उसकी नीली आंखें उस परिपूर्ण आकृति पर टिकी हुई थी और उसका कंठ नियंत्रित रूप से ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर पाक इन म्यूंग ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। वह कुछ अवाक सा हो गया। इस आदमी ने अभी बड़े आत्मविश्वास से घोषणा की कि महिलाएं सिर्फ खिलौने हैं। ऐसा लगता है कि एक ही बातचीत में दूसरे पक्ष ने मुझे पूरी तरह से मात दे दी है। जब जू हुआई ने पोलिना को वापस आते देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। तुम दोबारा क्यों आ गए हो? पोलिना ने गैंडाल्फ को एक मोहक मुस्कान दी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। अगर मैं वापस नहीं आया तो क्या मुझे बस खड़े होकर तुम्हें उन 3 लोगों के हाथों मरते हुए देखना चाहिए? जू हुआई ने मन ही मन सोचा, ऐसा होने की संभावना कम है कि वे उसे मार डालेंगे। गैंडाल्फ की वर्तमान शक्ति के साथ भले ही हम उन्हें हरा न सकें, फिर भी हमें पूरा भरोसा है कि हम उनसे बच निकलेंगे। पोलिना की निगाहें दूर से उसे धमकी भरी निगाहों से घूर रहे तीनों पुरुषों पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक बार फिर वही आत्मविश्वास भरी और घमंडी मुस्कान दिखाई दी। निश्चिंत रहें, इस बार मैं निश्चित रूप से एक को रोकने में आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने जू हुआई को शरारती अंदाज में आंख मारी। उसके लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे। मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। ये तीनों लड़के समलैंगिक तो नहीं हो सकते, है ना? अध्याय 250। वे लड़ रहे हैं भाई। वह गैंडाल्फ के कान के पास झुकी, अपनी आवाज धीमी की और इतनी तेज आवाज में बोली कि केवल वे दोनों ही सुन सकें। अगले चरण में मैं थोर का ध्यान भटकाने में तुम्हारी मदद करूंगा। भले ही यंग सिलान और पाक इन मिंग आपके खिलाफ एकजुट हो जाएं, लेकिन आप पर दबाव काफी कम होगा। समय आने पर आपको भागने का रास्ता ढूंढना होगा। जू हुआई ने पोलिना की ओर देखा। उसकी शांत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अगर मैं चला जाऊं तो तुम क्या करोगे? पोलिना ने धीरे से मुस्कुराया और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक आत्मविश्वासपूर्ण और आकर्षक मुस्कान लौट आई। मेरी चिंता मत करो, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। इसी बीच पोलिना के आने से तीनों पुरुषों के बीच का माहौल भी कुछ हद तक नाजुक हो गया। पाक इन म्यूंग ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया। उसने कुछ ही दूरी पर स्थित उस आग की लपटों जैसी आकृति को देखा। उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने बोलने की पहल की, मैं पोलिना से निपट लूंगा। उसके आकर्षण का मुझ पर कोई असर नहीं होता। ग्रेट शिया साम्राज्य का वह निषिद्ध मंत्रों का जादू तुम्हारे हाथों में है। हालांकि थोर ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपना मन बदल लिया है। उसकी नीली आंखें निडर होकर पोलिना के सुडौल शरीर पर घूम रही थी और वह अपनी प्रशंसा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। मुझे संख्या बल से कमजोरों को धमकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पोलिना से निपटने दो। तुम दोनों जाओ और गैंडाल्फ से निपटो। उसने अपनी निगाहें हटाई, बगल में खड़ी पाक इन मिंग की ओर देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और 2 बार अपनी जीभ चिपकाई। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारी ताकत देखने दो। गैंडाल्फ से बुरी तरह पिटने के बाद तुम्हारी हालत देखो। सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत निराश हूं। पाक इन म्यूंग का चेहरा पल भर में गहरे बैंगनी लाल रंग का हो गया और उसने हठपूर्वक जवाब दिया, मैं लापरवाह था। मेरे पास अभी भी कई तुरके पत्ते बाकी हैं। थोर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव बढ़ता चला गया। तो फिर जाओ और अपना बदला लो। अगर तुम दोनों एसएस रैंक के जवान दूसरी तरफ के एक एसएस रैंक के जवान को भी नहीं संभाल सकते, मुझे तुमसे और भी ज्यादा निराशा होगी। वह रुका, उसकी आवाज ठंडी हो गई। अगर ऐसा है तो मैं अपना सहयोग समाप्त करने पर विचार करूंगा। आखिरकार मुझे कचरे के साथ मिलजोल रखने की आदत नहीं है। पाक इन म्यूंग बेहद गुस्से में थी। आखिरकार आप बस उस भालू देश की लड़की को डेट करना चाहते हैं, है ना? वे तो एक तरह से मुझे धोखा दे रहे हैं और आपने इसे इतने भव्य ढंग से कहा। इसके विपरीत तोहलू की बातें सुनने के बाद ताकात्सुकी अराशी ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। उसने बगल में खड़ी पाक इन मिंग की ओर शांत भाव से देखा जो गुस्से से कांप रही थी और ठंडी आवाज में कहा, भगवान पाक इन मून, यदि आप इच्छुक नहीं हैं तो आप एक तरफ आराम कर सकते हैं। मैं श्री थोर को हमारे महान चेरी ब्लॉसम देश की तलवारबाजी का प्रदर्शन करूंगा। एक मामूली निषिद्ध मंत्र जादूगर से निपटने के लिए मैं काफी हूँ। जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, क्लैंग, पूरे तबाह द्वीप में तलवार की एक स्पष्ट गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। ताकात्सुका रांग के हाथ में मौजूद काली कटाना तलवार अचानक निकल आई। वह ब्लेड लंबा और संकरा था, टेढ़े के पंख जितना पतला, फिर भी दिन के धुंधले प्रकाश में वह एक भयावह डरावनी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था।
तलवार की धार पर बाघ की धारियों जैसी धुंधली विचित्र आकृतियां देखी जा सकती थी, जो धीरे धीरे बहती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वे जीवित हों। हैंडल पर प्राचीन जापानी लिपि में 2 बड़े अक्षर स्पष्ट रूप से उकेरे गए हैं, कोटित्सु। जैसे ही कटाना निकाली गई, अचानक एक अदृश्य अत्यंत तीव्र तलवार की शक्ति प्रकट हुई। उस क्षण ऐसा लगा मानो आसपास की हवा 2 टुकड़ों में बन गई हो। समुद्री हवा थम गई है। अगले ही पल यंगसिलान का शरीर हिलने लगा। उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। उसकी आकृति धनुष से छूटे तीर की तरह या आधी रात में किसी भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही 100 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली। पलक झपकते ही वे गैंडाल्फ के सामने पहुंच गए। वाह, कितनी तेज! गैंडाल्फ के शरीर के भीतर जो हुआई की चेतना ने तुरंत निर्णय लिया। ये यंगसिलान वाकई बहुत तेज है। हालांकि मौजूदा यासुओं की तुलना में भी उसमें अभी भी कुछ कमी है। एक बार यासुओ अपने दूसरे जॉब एडवांसमेंट को सफलतापूर्वक पूरा कर ले तो वह इस बंदे को बिल्कुल कुचल देगा। सोचते सोचते जो हुआई की हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसने मन ही मन सोचकर गैंडाल्फ को शांत भाव से हाथ उठाने के लिए प्रेरित किया। जादुई अवरोध, भनभनाहट, एक अपारदर्शी जादुई कवच ने तुरंत उसे घेर लिया। ढाल बनते ही लगभग तुरंत ही यंगसिलान का भयंकर वारा उठा। काटना, एकदम साफ आवाज। ताकात्सुकी राशि की टाइगर ब्लेड ने आर्केन बैरियर पर सटीक प्रहार किया। ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ही कट था, लेकिन जो हुआई ने देखा कि अचानक बिना किसी चेतावनी के गैंडाल्फ के सिर के ऊपर 3 घनी क्षति संख्याएं दिखाई दी। -31,452, -52,414, -85,471। तीनों क्षति के आंकड़े पिछले वाले से अधिक हैं। महज एक ही बार में गैंडाल्फ ने लगभग 170,000 शील्ड पॉइंट्स को दिए। जो हुआई चौंक गया। इस जापानी समुराई की क्षति पहुंचाने की क्षमता पाक इनमेन की तुलना में कहीं अधिक है। उसी समय यंगसिलान भी जो हुआई से कम हैरान नहीं थी। उसके हाथ में कोटित्सु है। यह एक पौराणिक हथियार है जिसे साकुरा साम्राज्य के समकालीन कुशल शिल्पकार ओमिया योतो ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए तैयार किया था। ये कटाना न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज है, बल्कि इसमें 2 बेहद प्रभावशाली विशेषताएं भी हैं। एक है 100% क्रिटिकल हिट रेट, दूसरा वाला सभी प्रकार की ढालों को 2 गुना नुकसान पहुंचाता है। इसके बावजूद, उनके पूरे बल प्रयोग के बावजूद, वे प्रतिद्वंदी की ढाल का केवल 5वां हिस्सा ही तोड़ पाए। दूसरे शब्दों में कहें तो इस निश्चित जादूगर की ढाल का मूल्य लगभग 10 लाख के बराबर है। ये ढाल बहुत ज्यादा मोटी है। प्रतिद्वंदी से एक बार झेलने के बाद जो हुआई का इस हाथापाई करने वाले वर्ग से उलझने का कोई इरादा नहीं था। पलक झपकते में उसने शाश्वत न्याय को अपने हाथ में ऊंचा उठाया और तुरंत ही प्राचीन और गूढ़ मंत्र का उच्चारण किया गया। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, भनभनाहट। एक असहनीय भयावह दबाव एक विशाल पर्वत की तरह अचानक आकाश से नीचे उतर आया। पलक झपकते ही इसने पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। यंगसिलान को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका शरीर नीचे धंस रहा हो, मानो वह अपनी पीठ पर एक अदृश्य पर्वत गिर रहा हो। दबाव इतना जबरदस्त था कि उसकी आगे बढ़ने की गति अचानक धीमी पड़ गई और वह लगभग सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह करा उठा और जल्दी से अपने हाथ में पकड़े टाइगर कटर को जमीन पर पटक दिया ताकि वह खुद को संभाल सके और वहीं घुटने टेकने से बच सके। दूर से दिखने पर पाक इनमिंग, जो अभी कुछ हद तक ठीक हुई थी, और भी अधिक दयनीय लग रही थी। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और इस भयावह दबाव में उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। धड़ाम, एक धीमी सी धमक, उसके घुटने लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा, हिलने डुलने में असमर्थ था। यहाँ तक कि उसका खूबसूरत चेहरा, जिस पर उसे इतना गर्व था, भी कठोर जमीन में धंस गया था। केवल उसके सिर का पिछला हिस्सा ही बाहर निकला हुआ था। गैंडाल्फ, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। पाक इनमिंग ने दबी हुई दहाड़ मारी। उसकी आवाज अंतहीन अपमान और पागलपन से भरी हुई थी। लेकिन थोर एकदम सीधा खड़ा रहा। उसके चारों ओर बेतहाशा नाचते हुए बिजली के सांपों ने अदृश्य दबाव को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। गैंडाल्फ की ओर देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। हालांकि उसकी आंखों में दिख रही हैरानी जल्द ही एक और अधिक तीव्र भावना में तब्दील हो गई, यानी मोह। उन्हें भारी दबाव को चुनौती देते हुए पोलिना के ठिकाने की ओर कदम बढ़ाते हुए देखा गया। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उसके पैरों के नीचे जमीन पर एक गहरा पदचिह्न बनता जा रहा था। लेकिन उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी सौम्य मुस्कान थी। वह मुस्कुराते हुए पोलिना के पास गया। पोलिना के मनमोहक चेहरे और उसकी बेहद आकर्षक काया को देखकर, अरे बाप रे! उस क्षण थोर को ऐसा लगा जैसे वह प्यार में पड़ गया हो। उसने अपना गला साफ किया और उन्हें उस लहजे में नमस्कार किया जिसे वह बहुत ही आकर्षक मानता था। नमस्कार सुंदर महिला। बोलते हुए उन्होंने बड़े ही सज्जनतापूर्वक पोलिना का छोटा सा कोमल हाथ पकड़ा और धीरे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूमा। उसने अपना सिर उठाया। उसकी नीली आंखें ईमानदारी और गहरे स्नेह से भरी हुई थी। आप सचमुच सबसे आकर्षक महिला हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। ये देखकर पोलिना एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने थोर को आंख मारी। उसकी आवाज बेहद मीठी थी। श्रीमान थोर, आप अब तक देखे गए सबसे सुंदर पुरुष भी हैं। पाक इनमिंग, जिसका सिर आधा जमीन में धंसा हुआ था, आखिरकार अपना सिर उठाने में कामयाब हो गया। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरा मुंह लगभग खून से भर आया। वे लड़ रहे हैं। भाई, क्या आपका वहां किसी के साथ रिश्ता है? क्या आप भूल गए कि आपने अभी क्या कहा था? क्या महिलाएं सिर्फ खिलौने हैं? आप तो मदमस्त कुतिया की तरह क्यों? अध्याय 251। देखो कितनी खूबसूरत आतिशबाजी है। और इस प्रकार इस जर्जर एकांत द्वीप पर कला शैलियों में पूर्णतः भिन्नता वाले 2 विचित्र दृश्य सामने आए। एक तरफ जीवन मरण का संघर्ष चल रहा था जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। दूसरी ओर फूलों और चांद की रोशनी में कोमल स्नेह का भाव व्याप्त था। जो हुआई ने बिना किसी झिझक के गैंडाल्फ को नियंत्रित किया। उसने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को हल्के से छुआ और उसका शरीर एक भूत की तरह पीछे की ओर तैरने लगा, जिससे पल भर में उसके और जापानी तलवारबाज के बीच दर्जनों मीटर की दूरी बन गई। इसके तुरंत बाद उसने एक बार फिर शाश्वत न्याय को अपने हाथ में ऊंचा उठा लिया। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ की मोहर। क्लिक। तीसरी बार परम शून्य तापमान आ गया है। वह भयानक ठंड, जैसे बाढ़ अपने किनारों को तोड़कर बह रही हो, तेजी से उस ओर बढ़ रही थी जहां यंगसिलान थी। दूसरी ओर थोर ने पोलिना का कोमल बिना हड्डी वाला छोटा हाथ पकड़ रखा था और वे जमे हुए द्वीप के किनारे टहल रहे थे। उसने पास ही मौजूद उस भयानक ठंड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो किसी की भी आत्मा को जमा देने के लिए काफी थी, और उसने अपने उस साथी खिलाड़ी को भी नजरअंदाज कर दिया जो जमीन पर पड़ा हुआ था और हिलने डुलने में असमर्थ था। उसकी नीली आंखें अब उसके सामने खड़ी अद्भुत सुंदरता पर टिकी हुई थी। जानती हो क्या प्रिय? थोर की आवाज कोमल और मोहक थी। हमारे स्वतंत्र संघ में कई लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, लेकिन मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया है। मुझे पता है कि वे मेरी नियति नहीं है। मैं उस एक व्यक्ति के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था।
वह रुका, मुड़ा और पोलिना की उतनी ही खूबसूरत नीली आंखों में स्नेह से देखने लगा। हनी, ये तो बहुत ही बचकाना लग रहा है, लेकिन मैं अब भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप पहली नजर में प्यार पर विश्वास करते हैं? पोलिना के चेहरे पर प्रशंसा की सही मात्रा झलक रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, उसके गोरे गालों पर एक मनमोहक लाली छा गई, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सच कहूं तो मुझे भी पहले इस पर विश्वास नहीं था, जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा था। डॉट डॉट डॉट। हाँ, ताकाशी अराशी के मुंह से अचानक एक जोरदार चीख निकली। अपने ऊपर छाई भयानक ठंड का सामना करते हुए उसने बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा, अपने शरीर को नीचे किया और एआईडो की एक मानक मुद्रा अपना ली। उसके शरीर से तलवार की शक्ति का चरम रूप से परिष्कृत रूप फूट पड़ा। उसके चारों ओर अदृश्य तलवार ऊर्जाएं भी उत्पन्न हुई, जिससे सर्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक छोटा सा छेद बन गया। एक तलवार शैली, परम तकनीक एआई स्लैश क्लैंग। प्रकाश की एक चमक, सैकड़ों मीटर लंबी और अत्यधिक सघन अर्धचंद्राकार तलवार की आभा अचानक बिजली की तरह रात के आकाश को चीरती हुई निकली। वह भयानक ठंड जो हर चीज को जमा देने के लिए काफी थी, तलवार की ऊर्जा के संपर्क में आते ही दो हिस्सों में बंट गई। बूम! तलवार की ऊर्जा और ठंडी धारा के बीच भीषण टकराव हुआ, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। इस भयानक ऊर्जा के प्रभाव से पूरा द्वीप बुरी तरह कांप उठा, मानो वह किसी भी क्षण पूरी तरह से ढह जाएगा। अत्यधिक दबाव के बावजूद ताकात्सुकी अराशी धीरे धीरे और श्रमसाध्यता से गैंडाल्फ के स्थान की ओर बढ़ा। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उसके पैरों के नीचे बर्फ पर एक गहरा पदचिह्न बनता जा रहा था। उसकी ठंडी, भेदक आंखें गैंडाल्फ की आकृति पर टिकी रहीं, जो स्पष्ट रूप से भयावह हत्या के इरादे से भरी हुई थी। ये देखकर जो हुआई का चेहरा शांत और संयमित रहा, क्योंकि बर्फ से संबंधित कौशल इस व्यक्ति को कम समय में खत्म नहीं कर सकते। तो चलिए एक और कोशिश करते हैं। उसने एक बार फिर अपने हाथ में शाश्वत न्याय उठाया। उसके मुख से प्राचीन और गूढ़ मंत्र धीरे धीरे और सोच समझकर बोले जा रहे थे। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, अचानक धुंधले आसमान में चकाचौंध कर देने वाली आग की लपटें फैल गईं। 1 2 3 भयंकर ज्वालाओं से घिरे 8 विशाल उल्कापिंड देवताओं के क्रोध की तरह बादलों को चीरते हुए धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ तबाह हुए द्वीप पर जा गिरे। अब लपटें सामान्य गहरे लाल रंग की नहीं थी, इसके बजाय यह एक गहरा गाढ़ा हरा रंग था जो मानो आत्मा को निगल जाता था। ये वास्तव में आत्मा भक्षण करने वाली पाताल ज्वाला है। डॉट डॉट डॉट। जब यंगसिलान ने आकाश से गिरते हुए 8 विशाल उल्कापिंडों को देखा, तो अंततः उनके हमेशा ठंडे रहने वाले चेहरे पर थोड़ी गंभीरता दिखाई दी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उन उल्कापिंडों के साथ एक अत्यंत विचित्र ज्वाला भी थी। महज एक नजर ही उसकी आत्मा में जलन और चुभन पैदा करने के लिए काफी थी। हालांकि उन्होंने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। एक तलवारबाज होने के नाते उसमें अपना गौरव था। सही समय पर यंगसिलान ने जोर से चिल्लाते हुए वास्तव में आकाश से गिरते उल्कापिंड का सामना करने की पहल की और धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे की बर्फ अचानक फट गई और वह तोप के गोले की तरह आसमान में उड़ गया। दोहरी तलवार शैली, परम तकनीक ऋषोमोन। उसके हाथ में मौजूद कोटेत्सु तलवार हवा में एक शानदार चाप बनाती हुई घूम रही थी। अगले ही पल प्रकाश की एक तेज चमक दिखाई दी। जल्दी! ये लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। जो हुआई अपनी तलवार के वार की दिशा भी नहीं देख पा रहा था, उसे बस अनगिनत प्रकाश की चमक से बुना हुआ एक घातक जाल दिखाई दे रहा था। डिंग 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 डिंग। बारिश की बूंदों के केले के पत्तों पर गिरने जैसी घनी कुरकुरी आवाजों की एक श्रृंखला हवा में बेतहाशा गूंज उठी। वे 8 विशाल उल्कापिंड, जिनमें से प्रत्येक एक छोटे शहर को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, वास्तव में ब्लेड के उस अभेद्य जाल के भीतर अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में कट गए थे। बूम! गहरे हरे रंग की लपटें हवा में फूट पड़ी। अनगिनत जलते हुए उल्कापिंड के टुकड़े आग की एक भव्य वर्षा की तरह पूरे आकाश को एक भयावह गहरे हरे रंग में रंग दिया। यंगसिलान की आकृति धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी। उसने एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और बिना कपड़ों पर हल्की सी भी शिकन आए वह मजबूती से बर्फ पर उतर गया। हालांकि उनका ठंडा और गंभीर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। स्पष्ट है कि उस कदम का उन पर भी बुरा असर पड़ा था। डॉट डॉट डॉट। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थोर ने आसमान में उड़ती हुई गहरे हरे रंग की आग की बारिश को देखा और उसका चेहरा तेजी से उत्साहित होता जा रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर पोलिना की ओर देखा, उसकी नीली आंखों में स्पष्ट आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। हनी, क्या तुमने वो देखा? ये मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किए हैं। क्या आपको ये पसंद है? पोलिना, वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ रही मुस्कान को जबरदस्ती दबाया और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने की कोशिश की। पसंद करना, श्री थोर, आप बहुत दयालु हैं। अध्याय 252, इधर आओ। एक जोरदार आवाज के साथ यंगसिलान ने गहरे काले रंग के टाइगर क्लीवर को बर्फ में जोर से गाड़ दिया और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। वह जोर जोर से सांस ले रहा था, दर्द से उसका ठंडा चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था। हालांकि अभी अभी उनके राशोमोन के हमले ने सभी उल्कापिंडों को स्पष्ट और निर्णायक रूप से चकनाचूर कर दिया। लेकिन भयानक गहरे हरे रंग की लपटें उसकी हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह उसकी तलवार और पीठ से चिपकी हुई थीं और बेतहाशा जल रही थीं। -1452, -1587, -1499। उसके सिर के ऊपर लगातार क्षति के विस्तृत आंकड़े दिखाई दे रहे थे। उसे इस मामूली चोट की कोई परवाह नहीं थी। जो बात उसे वास्तव में परेशान करती थी वह ये थी कि हर झुलसा देने वाली लौ के साथ एक गहरा, आत्मा को भेदने वाला दर्द होता था जो उसकी आत्मा के मज्जे तक पहुंच जाता था। इस भावना ने उसे लगभग पागल कर दिया था। ठीक उसी समय जब वह असहनीय दर्द सहने और एक और हमला करने ही वाला था, उसके पीछे चुपचाप एक आकृति प्रकट हुई। ये पाक इन मिंग है। हिलो मत। पीछे से एक ठंडी आवाज आई। यंगसिलान का सहज मन हुआ कि वह प्रतिशोध में अपनी तलवार चलाए, लेकिन अंततः उसने उस विचार को दबा दिया। उसे यह आभास हो गया था कि उसके पीछे खड़े व्यक्ति का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। अगले ही पल पाक इन मैन ने हाथ बढ़ाकर यंगसिलान की पीठ पर अपना हाथ रख दिया। उसने अचानक अपना मुंह खोला और गहरी सांस ली। पुकारना। अचानक उसके मुंह से एक भयानक चूसने वाली शक्ति फूट पड़ी। यंगसिलान को अपनी पीठ पर हल्कापन महसूस हुआ। कीड़ों की तरह उससे चिपकी हुई गहरे हरे रंग की ज्वालाएं वास्तव में जबरदस्ती पाक इन मैन के शरीर में समाहित हो गईं।
जैसे ही आत्मा भक्षक अधोमुखी ज्वाला समाहित हो गई, पाक इन म्यंग की चोटें इतनी तेजी से ठीक हो गईं कि उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। उनके पहले से ही आकर्षक चेहरे पर एक बार फिर से स्वस्थ लालिमा लौट आई। वह धीरे से सीधा हुआ और अपनी ठंडी निगाहें कुछ ही दूरी पर खड़े गैंडाल्फ पर डाली। दिलचस्प, इस आदमी के शरीर में न केवल अजीबोगरीब बर्फ समाई हुई है, बल्कि यह अजीबोगरीब आग से भी समाया हुआ है। ये देखकर जो हुआई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये यान सम्राट का पेशा वास्तव में अद्वितीय है। वह दूसरों द्वारा छोड़ी गई विचित्र अग्नि को भी अवशोषित करके स्वयं को पुनर्जीवित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाक इन मिंग अन्य अग्निशमन पेशेवरों के मुकाबले व्यवहारिक रूप से अजेय हैं। आगामी लड़ाइयों में उल्का वर्षा चाल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर ताकात्सुकासा रान ने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि गहरा आत्मा को भेदने वाला दर्द आखिरकार गायब हो गया है। वह काफी अधिक संयमी हो गया। वह धीरे से मुड़ा और पाक इन मिंग को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद। पाक इन मिंग ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर फिर से वही ठंडा भाव आ गया। आइए मिलकर काम करें और इसे जल्दी खत्म करें। यह आदमी बहुत ताकतवर है, हम उसे कम नहीं आंक सकते। ये सुनकर ताकात्सुकासा रान ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने बहादुर बनने की कोशिश करना छोड़ दिया। उनके बीच हुई बातचीत के बाद उसे इस बात का गहरा एहसास हो गया था कि महान जिया साम्राज्य का ये निषिद्ध जादूगर वास्तव में कितना भयानक था। अगर पाक इन म्यंग ने समय रहते हस्तक्षेप करके उसके शरीर से उन अजीब लपटों को नहीं हटाया होता, मुझे डर है कि जल्द ही मैं अपनी आत्मा की निरंतर पीड़ा के आगे घुटने टेक दूंगा। एक साथ हमला करो, पाक इन म्यंग ने धीमी आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने जैसे दिखने वाले 2 और क्लोन बुला लिए। लगभग उसी समय 3 आकृतियों ने अपनी लाठियां ऊंची उठाईं और मंत्रों का जाप करने लगे। इसी बीच दूसरी तरफ ताकाशी लैंग की आकृति एक बार फिर एक काले प्रेत में परिवर्तित हो गई, कोटेत्सु तलवार लिए हुए, और तेजी से गैंडाल्फ के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। गर्जन, अजगर की दहाड़ से आकाश कांप उठा। इस बार उस गहरे नीले अग्निसागर से प्रकट होने वाले अग्नि ड्रैगनों की संख्या 100 से अधिक हो गई। वे इतने घनी आबादी वाले थे कि उन्होंने आकाश को ढक लिया और पूरे जर्जर द्वीप को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया। जो हुआई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने गैंडाल्फ को नियंत्रित किया, जादुई अवरोध को बनाए रखते हुए लगातार निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फ का जाप किया और बर्फ का उपयोग करके चेरी ब्लॉसम किंगडम के अंतहीन अग्नि ड्रैगन और मायावी तलवारबाज को रोकने का प्रयास किया। हालांकि ऐसे स्तर के 2 शक्तिशाली संगठनों के संयुक्त हमले के तहत वह धीरे धीरे एक प्रतिकूल स्थिति में आ गया। पाक इन म्यंग के अग्नि ड्रैगन इतने असंख्य हैं कि उनकी गिनती करना असंभव है और वे अनंत हैं। यंग सिलान के वार बेहद भयंकर थे, प्रत्येक वार सटीक रूप से जादुई अवरोध के सबसे कमजोर बिंदु पर प्रहार कर रहा था। गैंडाल्फ की ढाल तेजी से टूट रही थी। उसके पास शक्तिशाली निषिद्ध मंत्र का जाप करने का भी समय नहीं था, वह केवल निष्क्रिय रूप से बचाव और चकमा दे सकता था। द्वीप किनारा। जैसे ही पोलिना ने रहस्यमय नीली लपटों और अंतहीन तलवार की रोशनी से पूरी तरह घिरे द्वीप को देखा, उसकी खूबसूरत नीली आंखों में आखिरकार चिंता की एक झलक दिखाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे उस आदमी की ओर देखा जो अभी उसे स्नेह भरी निगाहों से देख रहा था। शहद। पोलिना की आवाज दयनीय हो गई। देखिए, ये थोड़ा अनुचित है कि उनमें से 2 एक से लड़ रहे हैं। क्या तुम जाकर गैंडाल्फ की मदद कर सकते हो? ये सुनकर थोर ने लगभग न के बराबर भौहें चढ़ाईं। उसने दूर स्थित भयंकर युद्ध क्षेत्र पर एक नजर डाली, फिर अपने बगल में खड़ी दयनीय सुंदरता पर, और उसके चेहरे पर एक संघर्ष के भाव दिखाई दिए। मेरे प्रिय, वे मेरे सहयोगी हैं। अगर मैं अभी उन पर हमला करता हूं, तो वापस लौटने पर मैं आर्कबिशप को इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर पोलिना की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने अपनी पतली उंगलियों को आगे बढ़ाया और धीरे से थोर की आस्तीन को खींचा। उसकी आवाज में सिसकी की झलक थी। लेकिन महान शिया साम्राज्य का वह सुंदर युवक भी हमारा सहयोगी है। क्या हम चुपचाप खड़े होकर उन 2 बेशर्म बदमाशों द्वारा उस पर हमला होते हुए देखते रहेंगे? श्री थोर, क्या आपको इस तरह का बदमाशी भरा व्यवहार सबसे ज्यादा नापसंद नहीं है? थोर के चेहरे पर और भी स्पष्ट रूप से अनिश्चितता दिखाई दे रही थी। हालांकि शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। ये देखकर पोलिना ने मन ही मनाह भरी। ऐसा लगता है कि थोर अभी भी बहुत शक्तिशाली है। हालांकि उसके आकर्षण से वह उसके प्रति गहरी पसंद महसूस कर सकता था, लेकिन यह उसे पूरी तरह से उसकी आज्ञा मानने या यहाँ तक कि उसके खेमे के साथ विश्वासघात करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो कमीनी करेन, मुझे नहीं पता वे कहाँ गए। अगर वो बेवकूफ यहाँ होता, तो वो बिना किसी झिझक के आगे बढ़ता और मेरे आदेश पर उन दोनों से जान की बाजी लगा देता। गैंडाल्फ की ताकत से वह ताकाशी लैन और पाक इन मिंग को आसानी से कुचल सकता था। दरअसल योजनाएं बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। ठीक उसी समय पोलिना मन ही मन गैंडाल्फ से जल्दी चले जाने का आग्रह कर रही थी। द्वीप में दोनों व्यक्तियों के हमले लगातार हिंसक होते जा रहे थे। जो हुआई का दिमाग बिजली की गति से काम कर रहा था। गैंडाल्फ को इस समय एक साथ 2 ऐसे श्रेणी के शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए दबाव वास्तव में काफी अधिक है। यंग सिलान की तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से तेज थी और उसका प्रत्येक वार ढाल को तोड़ने वाला भयावह प्रभाव डालता था। पाक इन मोंग की अग्नि ड्रैगनों की अंतहीन सेना ने पूरे द्वीप को आग के सागर में बदल दिया, साथ ही लगातार उसकी अपनी ढाल की शक्ति को भी कम कर दिया। हालांकि ओलंपियाड गणित बाधा की कौशल कूलडाउन अवधि बहुत कम है, फिर भी इसके टूटने का खतरा बना रहता है। अगर हम इसी तरह निष्क्रिय रक्षात्मक खेल खेलते रहे तो हार तो बस समय की बात है। हालांकि उसके पास एक ऐसा तुरुप का पता था जो उसे निश्चित रूप से युद्ध का रुख पलटने और जीत हासिल करने में सक्षम बना सकता था। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल करने का समय नहीं आया है। उस तुरुप के पते को सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए बचाकर रखना चाहिए। जो हुआई की निगाहें द्वीप के बाहर फैले गहरे समुद्र पर टिक गईं, जो रहस्यमय नीली लपटों से जगमगा रहा था। विनाशकारी लहर लगातार बेकाबू होकर बढ़ती जा रही है। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बेहद बेवकूफ था। किसने कहा कि लड़ाई इसी द्वीप पर होनी चाहिए? महासागर स्पष्ट रूप से उनका गृह क्षेत्र है। ये सोचकर जो हुआई मुस्कुरा उठा। जैसे ही यंग सिलान के भयंकर वार और दर्जनों दहाड़ते हुए अग्निद्रोम एक बार फिर पास आए, वे असहाय होकर देखते रहे। गैंडाल्फ की जादुई सुरक्षा कवच पहले से ही गंभीर खतरे में है, लेकिन इस बार उन्होंने पलटवार करने का विकल्प नहीं चुना। वह अचानक मुड़ा और दोनों आदमियों को आश्चर्यचकित करते हुए पीछे की ओर छलांग लगा दी। धड़ाम, एक धीमी सी आवाज। गैंडाल्फ की आकृति पलक झपकते ही नीचे बह रही अनगिनत उग्र जानवरों की काली धारा में समा गई।
ताकात्सुकासा रान और पाक इन मिंग के सभी हमले अपने लक्ष्य से चूक गए। हिंसक तलवार की ऊर्जा और अग्नि ड्रैगन ने पहले से ही चकनाचूर बर्फ की सतह पर जोरदार प्रहार किया। बूम! इस भयानक ऊर्जा के प्रभाव से पूरा द्वीप बुरी तरह कांप उठा और उसमें दरारें पड़ गईं। बर्फ के बड़े बड़े तैरते हुए टुकड़े विस्फोट से टूटकर बिखर गए और समुद्र तल में डूब गए। यंगसिलान विस्मय और अनिश्चितता से भरी हुई उथल-पुथल भरे समुद्र को देखती रही। क्या यह आदमी पागल है? समुद्र तल अब उग्र जीवों से भरा पड़ा है। समुद्र में कूदना मौत को दावत देने जैसा होगा। ये देखकर पाक इन मिंग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी हताशा की स्थिति में पहुंच जाएगा। उसने सचमुच समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने भयानक नीली लपटों से ढके समुद्र को देखा और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। ये सच है, हम सभी को वैसे भी मरना ही है। चाहे वे हमारे हाथों मारे जाएं या उन निर्दयी दरिंदों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताकात्सुकासा रान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने टाइगर क्लॉ को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसकी ठंडी, कठोर आंखें समुद्र पर टिकी हुई थीं। मेरे भीतर बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। वह दृश्य जिसमें गैंडाल्फ के समुद्र में बड़ी संख्या में विचित्र जानवरों का सामना करने और चीखने की उम्मीद थी, घटित नहीं हुआ। समुद्र के उस विशाल विस्तार के नीचे सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। वहां खून का एक भी निशान नहीं था। ठीक तभी उफनते समुद्र के नीचे से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। वह गैंडाल्फ था। वह हमेशा की तरह शांत और संयमित रहे। उनका शानदार तारा चंद्रमा वाला वस्त्र बिल्कुल चिकना था, उस पर एक भी शिकन नहीं थी। उन भयंकर समुद्री राक्षसों को उसे देखते ही डर लग गया। वे दहशत भरी चीखें निकालते हुए घबराकर हर दिशा में भागने लगे। समय रहते बचने में असमर्थ होने के कारण कई विशालकाय जानवर आपस में टकरा गए, जिससे एक हास्यास्पद दृश्य उत्पन्न हो गया। इस दृश्य ने द्वीप पर मौजूद ताकात्सुकासा और पाक इन मिंग को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। क्या चल रहा है? उन विचित्र जानवरों ने उस पर हमला क्यों नहीं किया? इस समय गैंडाल्फ के तारों और चंद्रमा से सजे चौड़े वस्त्रों के नीचे उसका एक हाथ उस विशाल पीतल की चाबी को मजबूती से पकड़े हुए था। दूसरा हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने द्वीप पर खड़े दो अचंभित पुरुषों को धीरे से इशारा किया। उसके चेहरे के भाव खुलेआम उकसावे और मनोरंजन से भरे हुए थे। ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा हो, अगर हिम्मत है तो इधर आ जाओ। अध्याय 253, समुद्र ही मेरा घर है। यंगसिलान का ठंडा और कठोर चेहरा बेहद बदसूरत था। क्या हुआ? उनकी आवाज कर्कश और भ्रम से भरी हुई थी। पानी में रहने वाले अजीबोगरीब जीव उस पर हमला क्यों नहीं करते, बल्कि वे उससे डरते हुए प्रतीत होते हैं। पाक इन मिंग का चेहरा भी उतना ही गंभीर था और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, यह आदमी दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा है। समुद्र पर जो हुआई ने उन दोनों पुरुषों के घोर अविश्वास भरे भावों को देखकर मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत होता है कि पाक इन मिंग को भी कांसे की चाबी मिल गई थी। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस चाबी में अजीबोगरीब जानवरों को दूर भगाने का भी कार्य था। इससे आपको काम करने के लिए अधिक गुंजाइश मिलती है। पाक इन मिंग को मानो जो हुआई के विचार भलीभांति समझ आ गए थे और उसने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी। तो क्या हुआ अगर हम समुद्र में हैं? अगर तुम समुद्र में होते तो मेरे लिए तुम्हें जिंदा जला देना ज्यादा आसान होता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी छड़ी ऊंची उठाई और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसके पीछे मौजूद दोनों हुबहू क्लोनों ने भी वही हरकत की। बूम! अचानक तीन भयानक जादुई उतार चढ़ाव उत्पन्न हो गए। अचानक गैंडाल्फ के पैरों के नीचे कभी काला पड़ा समुद्र गहरे नीले रंग की लपटों में बदल गया। समुद्री जल आग की लपटों के लिए सबसे अच्छा ईंधन बन गया। आग पानी की शक्ति का उपयोग करती है और पानी आग की शक्ति को बढ़ाता है। पल भर में वह समुद्री इलाका एक भयंकर आग के गोले में बदल गया। हालांकि आग के बीच में खड़े गैंडाल्फ जरा भी नहीं हिचके। उसने अपने पैरों की उंगलियों से पानी की सतह को हल्के से छुआ। कहीं से भी पानी की एक अदृश्य धारा प्रकट हुई, जो उसके शरीर को धनुष से छूटे तीर की तरह अपने साथ ले गई और पल भर में अग्निसागर के घेरे से मुक्त हो गई। उसकी गति अविश्वसनीय थी, जिससे समुद्र में एक लंबी सफेद लकीर बन गई। गर्जन! गहरे नीले रंग की लपटों से बने दर्जनों विशालकाय अग्नि ड्रैगन उग्र अग्निसागर से बाहर निकले और पीछा करने लगे। लेकिन गैंडाल्फ बहुत फुर्तीला था। वह इतनी फुर्ती से समुद्र पार कर रहा था मानो अपने ही घर के पिछवाड़े में टहल रहा हो। वे विशालकाय दिखने वाले अग्नि ड्रैगन उसके कपड़ों के किनारे तक भी नहीं पहुंच सके, इससे पहले ही वह उन्हें आसानी से पीछे छोड़ गया। द्वीप पर यह देखकर ताकात्सुकासा रान ने एक और ठंडी सी घुरघुराहट निकाली। उसके हाथ में मौजूद टाइगर ब्लेड से एक स्पष्ट मधुर ध्वनि निकली। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की बर्फ फट गई। एक तोप के गोले की तरह उसने सीधे उस समुद्र पर कदम रखा जो भयंकर रूप से जल रहा था। लहरों पर सवार होकर गैंडाल्फ के स्थान की ओर तेजी से बढ़ा। ये देखकर जो हुआई लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। क्या जापान के सभी समुराई इतने सीधे साधे होते हैं? उन्हें बस बेपरवाही से इधर उधर भागना आता है। हालांकि गैंडाल्फ राक्षसों के हमलों से अप्रभावित रहता है। ताकाशी अराशी अच्छा नहीं है। उसकी खूनी आकृति राक्षसों के झुंड के बीच अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी, जिसने तुरंत सभी विचित्र राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। गर्जन, फुफकार, खून की गंध सूंघकर शार्क की तरह अनगिनत समुद्री जीव मुड़कर पागलों की तरह उसकी ओर झपटे। पंजे, नुकीले दांत, टेंटेकल्स, जहर। पल भर में भयंकर तूफान की तरह हर तरह के हमलों ने यंगसिलान के शरीर को पूरी तरह से पस्त कर दिया। यंगसिलान का चेहरा पल भर में बेहद बदसूरत हो गया। उसे अपना पीछा धीमा करना पड़ा और अपने टाइगर क्लीवर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करने वाले सभी निडर जानवरों को मारना पड़ा। लेकिन वे विचित्र जीव संख्या में बहुत अधिक थे। एक लहर को मारने के बाद दूसरी लहर आ जाती और यह सिलसिला अंतहीन चलता रहता। जो हुआई ने उस जापानी तलवारबाज को देखा जिसे जानवरों की लहर ने रोक रखा था और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। वह उस आदमी को अब और करीब आने का मौका नहीं देगा। उसने शांत भाव से अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से उस दिशा में हाथ मिलाया जहां यंगसिलान थी। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, भनभनाहट। एक असहनीय भयावह दबाव एक विशाल पर्वत की तरह अचानक आकाश से नीचे उतर आया। पलक झपकते ही इसने समुद्र के उस पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। यंगसिलान को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका शरीर नीचे धंस रहा हो, मानो वह अपनी पीठ पर एक अदृश्य पर्वत ढो रहा हो। वह समुद्र में था और उसके पास पकड़ने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उसने दर्द भरी कराह निकाली। उसके आगे बढ़ने की गति अचानक रुक गई और वह अनियंत्रित रूप से नीचे समुद्र की अंधेरी गहराइयों की ओर गिरने लगा।
धड़ाम, एक धीमी सी धमक, उसकी आकृति पल भर में उमड़ते समुद्री जल में समा गई। इसके तुरंत बाद उस भयानक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हजारों मीटर नीचे समुद्र की अंधेरी गहराइयों की ओर तेजी से गिरने लगा। गहरे समुद्र के नीचे अनगिनत विशाल आंखें हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित करते हुए धीरे धीरे खुल गईं। नरक की गहराइयों से जागते प्राचीन जानवरों की तरह विशाल परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने उसे पूरी तरह से घेर लिया। ताकात्सुकासा अर्शी द्वीप पर पाक इन मिंग ने यह देखकर आक्रोश से भरी एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी और गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या मूर्ख है! अब यंग सिलान उस भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण गहरे समुद्र की ओर खींचा चला जा रहा है और उसे एक विशालकाय राक्षसी लहर के हमले का सामना करना पड़ेगा। उसकी मृत्यु होने की संभावना सबसे अधिक है। शक्तिशाली हाथापाई योद्धा ताकात्सुकासा अराशी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अकेले उसी के लिए इस अप्रत्याशित निषिद्ध मंत्र के जादूगर को हराना शायद मुश्किल होगा। ये हो सकता है, क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा थोर ने कहा था? क्या हम दोनों मिलकर भी महान जिया साम्राज्य के इस निषिद्ध जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकते? उसने सहज ही अपनी विनती भरी निगाहें द्वीप के दूसरी ओर घुमा ली। लेकिन उन्हें पता चला कि शापित थोर अभी भी ग्रेट बेयर किंगडम की उस महिला के साथ इश्कबाजी कर रहा था और उसके साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं। धतेरी की, यह मूर्ख सुअ वासना में अंधा हो गया है। ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। पाक इन म्यूंग ने अपनी ठंडी निगाहें समुद्र पर मौजूद गैंडाल्फ की ओर मोड़ ली। उसने देखा कि वह मनहूस आदमी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर घोर उपहास के भाव थे। दूर से गैंडाल्फ की आवाज सुनाई दी, कोरियाई लोगों, क्या आप फिर से बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, गैंडाल्फ ने एक बार फिर शाश्वत न्याय को उठा दिया। उसकी लाठी के सिरे पर वही जानी पहचानी मौत से भरी ठंड तेजी से जमा होने लगी। पाक इन म्यूंग का चेहरा बेहद बदसूरत था। इस समय उसके और गैंडाल्फ के बीच की दूरी कई किलोमीटर थी। ये दूरी उसकी जादू करने की क्षमता से कहीं अधिक है, लेकिन वह स्वयं अभी भी उस असामान्य जादू की सीमा के भीतर था। गैंडाल्फ की मंत्र शक्ति का दायरा बहुत अधिक विस्तृत है। हालांकि जैसे ही वह दांत पीसकर रक्षा के लिए अग्नि ड्रैगन को फिर से बुलाने ही वाला था, अचानक बदलाव आ गया है। बूम! दूर स्थित उथल पुथल मचाता समुद्र अचानक बिना किसी चेतावनी के फट पड़ा। सैकड़ों मीटर लंबी और अत्यधिक सघन प्रकाश की एक भयानक किरण समुद्र के नीचे से ऐसे निकली मानो कोई दैवीय दंड हो जिसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया हो। प्रकाश की उस भयानक किरण ने वास्तव में पूरे महासागर को दो भागों में चीर दिया। समुद्री राक्षसों के अनगिनत कटे हुए अंग लाल रक्त से सने हुए तूफान की तरह बरसने लगे और आकाश को भर दिया। इसके तुरंत बाद खून से लथपथ एक अस्त व्यस्त आकृति फटे हुए समुद्री जल से बाहर निकली। एक जोरदार आवाज के साथ वह टूटी हुई बर्फ की सतह पर बुरी तरह गिर पड़ा और एक घुटने के बल बैठ गया। ये ताकात्सुकासा अर्शी था। उस समय उनका चेहरा अत्यंत दयनीय लग रहा था। काले रंग की समुराई पोशाक पहले ही बुरी तरह से फट चुकी थी और उसका शरीर गहरे घावों से ढका हुआ था जिससे हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसके सिर के ऊपर स्वास्थ्य अंक खतरनाक सीमा के 20% से भी कम हो गए थे। वह पहले से ही गंभीर चेहरा अब इतना उदास हो गया था कि ऐसा लग रहा था मानो उसे पानी टपक सकता है। समुद्र पर जो हुआई ने यह दृश्य देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। ये व्यक्ति अपने एसएस रैंक की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही पेशेवर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। उन्हें लगभग 1000 मीटर की गहराई पर गहरे समुद्र में धकेल दिया गया और फिर उनका सामना कई विचित्र जीवों से हुआ और यहां तक कि एक आपदा स्तर के बॉस की घेराबंदी से भी हुआ। फिर भी वह किसी तरह जिंदा बच निकलने में कामयाब रहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इसके बाद होने वाले हमले का सामना कर पाएंगे या नहीं। द्वीप पर यंग सिलान को भागते हुए देखकर पाक इन मिंग का चेहरा परमानंद से चमक उठा। वह तेजी से आगे बढ़ा, अपनी स्थानिक अंगूठी से एक उच्च स्तरीय सुपर लाइफ रिकवरी पोशन निकाला और उसे फेंक दिया। जल्दी करो, इसे पी लो। ताकात्सुकासा रान औपचारिकताएं नहीं निभाती थी। उसने दवा छीनी, ढक्कन खोला और उसे गटक लिया। दवा मेरे गले में प्रवेश कर गई और एक गर्म धारा में परिवर्तित हो गई जो तुरंत मेरे अंगों और हड्डियों में बहने लगी। उसके भयानक घाव इतनी तेजी से ठीक हो गए कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता था। उसके सिर के ऊपर दिख रही हेल्थ बार, जो बहुत ही नाजुक स्थिति में थी, अब लगभग 80% तक ठीक हो गई थी। पाक इन म्यूंग ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से उसे अपने निर्देश दिए। हम जल संबंधी विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए समुद्री लड़ाइयों में हमें भारी नुकसान होता है। हमें अब से बहुत सावधान रहना होगा। इस आदमी के पास बहुत सारे हथकंडे हैं। ताकात्सुकासा रान ने धीमी आवाज में हम कहा। वह धीरे से उठा और दूर खड़ी शांत और स्थिर आकृति को देखने लगा। उसकी ठंडी आंखों में अभूतपूर्व भय भरा हुआ था। ठीक तभी समुद्र पर गैंडाल्फ ने एक बार फिर शाश्वत न्याय के ध्वज को ऊंचा उठाया। उसके मुख से प्राचीन और गूढ़ मंत्र धीरे धीरे और सोच समझकर बोले जा रहे थे। ये देखकर पाक इन मिंग ने संदेह भरी निगाहों से भौहें चढ़ाईं। सावधान रहो, यह आदमी अपना अंतिम हमला करने ही वाला है। ये बहुत संभव है कि एक विशाल बवंडर आएगा। धतेरी की, क्या इस बंदे के स्किल का कूलडाउन टाइम थोड़ा ज्यादा ही तेज नहीं है? दूसरी ओर पोलिना ने दूर स्थित उस आकृति को देखा जो एक और अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रही थी। उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। हमने इस आदमी को जाने के लिए कहा था, फिर भी वह क्यों नहीं जा रहा है? आखिर वो क्या सोच रहा है? क्या वह सचमुच अकेले ही 2 एसएस स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को हराने का इरादा रखता है? अगले ही पल गैंडाल्फ का मंत्रोच्चार समाप्त हो गया। हालांकि उनका सामना अपेक्षित आंधी से नहीं हुआ, बजाय एक उमड़ती हुई विशाल लहर, निषिद्ध मंत्र, प्रचंड ज्वारीय लहर। जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, ऐसा लग रहा था मानो इस समय पूरा समुद्र उग्र अवस्था में हो। गड़गड़ाहट। समुद्र की सतह के नीचे से सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल लहर अचानक उठी, मानो कोई प्राचीन समुद्री देवता जाग उठा हो। इसने आकाश को ढक लिया और सब कुछ कुचल देने की क्षमता वाली एक भयानक शक्ति के साथ उस सुनसान टूटे फूटे द्वीप पर धावा बोल दिया। पाक इन मिंग और यंग सिलान ने प्राकृतिक आपदा जैसी भयावह दृश्य को देखा और उनके पहले से ही बदसूरत चेहरे पल भर में मौत की तरह पीले पड़ गए। बिना एक पल भी सोचे उन्होंने एक साथ अपनी सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एज और फायर वॉल, एक तलवार शैली, गुप्त तकनीक, स्थिर जल का दर्पण। हालांकि धरती को हिला देने वाली लहरों के सामने उनका प्रतिरोध बेहद कमजोर और शक्तिहीन प्रतीत हुआ।
महज एक ही प्रहार में आग की ठोस दीवार और तलवार की ऊर्जा की बाधा कागज की तरह आसानी से फट गई। नहीं, दोनों ने आक्रोश भरी दहाड़ लगाई। द्वीप के किनारे पर पोलिना ने विशाल प्रचंड लहरों को देखा, सदमे से उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। वो पागल आदमी, क्या वह भी आत्महत्या करने की योजना बना रहा था? लेकिन थोर पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसने विशाल आकाश को ढकने वाली लहरों पर अधीरता से नजर डाली और अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये लहरें कहां से आईं? मुझे विशाल लहरों से सबसे ज्यादा नफरत है। हालांकि उन्होंने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उन्हें काफी समय हो गया था। बूम! वह विशाल, धरती को हिला देने वाली लहर अभूतपूर्व बल के साथ नीचे आ गिरी। पूरा द्वीप, उस पर रहने वाले सभी लोगों सहित पल भर में उस विशाल लहर की प्रचंड धारा में समा गया। अध्याय 254, दो विकल्प। समुद्र पर विशाल लहरें उमड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। कुछ अस्त व्यस्त आकृतियां अभी भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी, जो उफनती लहरों में संघर्ष कर रही थी। निष्पक्ष तौर पर अन्य स्थानों पर गैंडाल्फ की उग्र लहरें इतनी भयावह शक्ति और प्रभाव नहीं रखती, लेकिन यह समुद्र में है। समुद्र की प्राकृतिक भूभाग ने इस कौशल की शक्ति को 2 गुने से भी अधिक बढ़ा दिया। ठीक तभी गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जो हुआई ने अराजक विशाल लहरों की ओर लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। एक आकृति को पल भर में पानी की एक अदृश्य धारा ने ऊपर उठा लिया और उग्र लहरों से दूर खींच लिया। अंततः ये धीरे से गैंडाल्फ के बगल में आकर रुक गया। ये ग्रेट बेयर किंगडम की एसएस रैंक की कप्तान पोलिना थी। इस समय वह बेहद दयनीय लग रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल गीले थे और उसकी छाती से चिपके हुए थे, जिससे उसके आकर्षक सुडौल शरीर के और भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फूफ! उसने मुंह भर खारा समुद्री पानी थूका, कुछ बार जोर से खांसी और आखिरकार अपनी सांस लेने में कामयाब हुई। उसने अपना सिर उठाया, उसकी खूबसूरत नीली आंखें गैंडाल्फ को गुस्से से घूर रही थीं। दुष्ट! मुझे तो लगभग लगा था कि तुम मुझे भी मार डालोगे। गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जो हुआई ने बिल्कुल सही समय पर एक मासूम सी मुस्कान बिखेरी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जैसे एसएस रैंक के किरदार की इस कौशल से इतनी आसानी से मौत हो जाएगी। मैंने स्थिति को गंभीर देखा और तुरंत आपको बचा लिया, है ना? पोलिना ने दूर उठती हुई उग्र लहरों को देखा, उसके चेहरे पर भय का एक हल्का सा भाव दिखाई दिया। यह जरूरी नहीं कि सच हो। जिस विशाल लहर को आप नियंत्रित करते हैं, उसमें जादू को दबाने की क्षमता भी होती है। इस स्थिति में एसएस स्तर का विशेषज्ञ भी आसानी से पराजित हो सकता है। बोलते बोलते अचानक उसे कुछ याद आ गया और उसकी खूबसूरत नीली आंखें एकदम सिकुड़ गईं। तो खंडहरों के प्रवेश द्वार पर अचानक उत्पन्न हुई पानी की धारा भी आपकी ही करतूत थी। जो हुआई ने अनन्य की मुद्रा में कंधे उचका दिए। फ्री फेडरेशन के थोर ने ही सबसे पहले हमला किया था। मुझे जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पोलिना खड़ी हुई, अपनी पहले से ही भीगी हुई सेक्सी बिकिनी को थपथपाया और समुद्री हवा में अपने सुडौल शरीर का प्रदर्शन किया। उसने दूर से धीरे धीरे शांत होती विशाल लहरों को देखा और गंभीरता से उन्हें याद दिलाया। हालांकि आपकी क्षमता बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन तीनों को एक साथ मार गिराना आसान नहीं हो सकता है। हम अभी क्यों नहीं चले जाते? थोर अब मेरे नियंत्रण से मुक्त हो चुका है। एक बार जब वह ठीक हो जाएगा तो शायद हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। हालांकि जो हुआई ने गैंडाल्फ को शांत भाव से सिर हिलाने के लिए मना लिया। नहीं, हम नहीं जा सकते। पोलिना के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। क्यों? मेरी क्षमताओं का भी एक कूलडाउन पीरियड होता है और मैं थोड़े समय में दूसरी बार थोर को नियंत्रित नहीं कर सकता। जो हुआई ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया, उसकी गहरी आंखों में अथाह चमक की एक झलक दिखाई दी। मेरा उनसे लड़ना जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद मैं उनसे सहयोग के बारे में बात करने की योजना बना रहा हूँ। सहयोग करें? पोलिना स्तब्ध रह गई। उसने गैंडाल्फ को ऐसे देखा मानो वह पागल हो। थोर जैसे किसी व्यक्ति के साथ सहयोग करना, इसमें और बाघ से उसकी खाल मांगने में क्या फर्क है? जब वे बोल रहे थे तभी धरती को हिला देने वाली विशाल लहरें आखिरकार पूरी तरह शांत हो गईं। जैसा कि पोलिना ने भविष्यवाणी की थी, जैसे ही विशाल लहरें शांत हुईं, अचानक समुद्र में एक मोटी, भयानक नीली बिजली चमकी और आसमान में जा उठी। इसके तुरंत बाद यंग सिलान और पाक इन मेंग अपने अस्त व्यस्त शरीर के साथ समुद्र से निकले और पहले से ही जर्जर हो चुके द्वीप पर भारी कदमों से उतरे। थोर की तुलना में, जो हमेशा की तरह राजसी बना रहा, वे दोनों कहीं अधिक दयनीय दिख रहे थे। उन सबके चेहरे पहले वाले से भी ज्यादा पीले पड़ गए थे। वे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए, उन्हें तेज खांसी आ रही थी और वे बड़ी मात्रा में समुद्री जल उल्टी कर रहे थे। उनके पूरे शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। थोर हवा में मंडरा रहा था, उसका शरीर बिजली के सांपों से लिपटा हुआ था जो बची हुई नमी को वाष्पित कर रहे थे। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, उसकी नीली आंखें समुद्र की सतह पर गैंडाल्फ पर टकटकी लगाए हुए थी। उसका सुंदर चेहरा घोर क्रोध की मुस्कान में बदल गया। तो वास्तव में खंडहरों के प्रवेश द्वार पर तुमने ही परेशानी खड़ी की थी। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया। अब मैं तुम्हारा ख्याल खुद रखूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर नीली बिजली अचानक तेज हो गई और भयानक दबाव, जैसे कोई बाढ़ अपने किनारों को तोड़कर बह रही हो, तेजी से गैंडाल्फ के स्थान की ओर बढ़ गया। हालांकि ये भयावह दबाव किसी भी एसएस स्तर के विशेषज्ञ को पीला कर देने के लिए काफी था। हालांकि गैंडाल्फ का चेहरा शांत और अविचलित रहा। उसने शांत भाव से ऊपर देखा, आकाश में उस व्यक्ति को निहारा जो पृथ्वी पर उतरते हुए गर्जन के देवता जैसा प्रतीत हो रहा था, और केवल एक वाक्य बोला। यदि आप वास्तविक कलाकृति के ठिकाने के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि अभी कोई कार्रवाई न करें। वास्तव में ये सुनकर थोर के चारों ओर चमकती नीली बिजली काफी हद तक शांत हो गई। उसने भौहें चढ़ाईं, उसकी नीली आंखों में स्पष्ट संदेह झलक रहा था। अर्थ क्या है? क्या आपको पहले से ही पता है कि असली दिव्य कलाकृति कहाँ है? गैंडाल्फ ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। सटीक रूप से कहें तो मेरे पास कलाकृति के स्थान के बारे में सुराग हैं। ये सुनकर पोलिना के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह दौड़कर गैंडाल्फ के पास गई और धीमी आवाज में उनसे सवाल किया। गैंडाल्फ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हो? जो हुआई ने भी ठीक यही सोचा था। कुछ समय पहले ही उन्हें अचानक एक बात का एहसास हुआ। अगला सुराग पाने के लिए हमें सभी चाबियां एकत्र करनी होंगी। इसलिए पाक इन म्यंग के हाथ में मौजूद चाबी एक ऐसी चीज है जिसे उसे हर हाल में हासिल करना होगा। हालांकि थोर, जो उसके सामने एक बाधा की तरह खड़ा है, एक ऐसी रुकावट है जिसे पार करना ही होगा यदि वह उसे चाबी छीनना चाहता है।
सच कहूं तो वह ताकात्सुका रान और पाक इन मिंग से निपटने में काफी आश्वस्त था। हालांकि फ्री फेडरेशन के इस शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ी को उनके अंतिम तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किए बिना हराना लगभग असंभव है। अगर हम अपने सारे पत्ते खोल दें और जान की बाजी लगाकर लड़ें और अंत में महज किस्मत से उनसे चाबी हासिल कर लें, आगे उनका सामना जिस चीज से होगा वह सचमुच कोई दिव्य कलाकृति होगी या उससे भी कहीं अधिक भयावह संकट, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आखिरकार चाबी के बारे में मिले सुराग फिलहाल केवल अटकलें ही हैं। ये वाकई हास्यास्पद होगा यदि किसी और के समय और प्रयासों की सारी मेहनत व्यर्थ साबित हो जाए। जब ऐसा है तो इस रहस्य को साझा क्यों न किया जाए। इससे जोखिम भी बन जाता है, ताकि आप उन लोगों में से एक न बन जाएं जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं पाते। गैंडाल्फ की बातें सुनकर थोर वास्तव में दिलचस्पी लेने लगा। वह धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा और टूटी हुई बर्फ की सतह पर स्थिर रूप से उतर गया। उसने अपनी बाहें मोड़ी और धमकी भरे लहजे में गैंडाल्फ की ओर देखा। मुझे उम्मीद है कि आप 3 वाक्यों में अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। फिलहाल मेरा धैर्य बहुत सीमित है। जू हुआई ने बहस करना बंद कर दिया। उसने शांत भाव से अपना हाथ उठाया और दोनों व्यक्तियों के आश्चर्य के बीच अपने वस्त्रों के नीचे छिपी हुई विशाल कांसे की चाबी निकाल ली। जिस क्षण गैंडाल्फ ने रहस्य और प्राचीनता से भरी उस कांसे की चाबी को निकाला, पोलिना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। थोर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या यही वो सुराग है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? क्या तुम जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ बेकार की चीजें लाकर समय बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? जू हुआई ने कंधे उचका दिए, न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। ये चाबी वाकई एक सुराग है। ये सिर्फ मैं ही नहीं हूं, कोरिया की पाक इन मिंग के पास भी एक है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सुनकर थोर ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपनी दमनकारी निगाह पाक इन मिंग पर डाली, जो अभी भी द्वीप पर स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। ये देखकर पाक इन मिंग के चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे। अंत में थोर के जबरदस्त दबाव के आगे झुककर उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसने अपने संग्रह कक्ष से उसी प्रकार की एक पीतल की चाबी निकाली। ये देखकर थोर को गैंडाल्फ की बातों पर कुछ हद तक विश्वास होने लगा। उसने अपनी नजरें फिर से गैंडाल्फ की ओर घुमाई और शांत स्वर में पूछा, तो फिर इस पीतल की चाबी का उद्देश्य क्या है? गैंडाल्फ ने अपने हाथ में पीतल की चाबी को हिलाया। उसका लहजा उदासीन था। सच कहूं तो मुझे भी इस कुंजी का विशिष्ट कार्य नहीं पता। थोर की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं और उसके चारों ओर नीले बिजली के सांप चटकने और फूटने लगे, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि उसका धैर्य समाप्त हो गया था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, गैंडाल्फ ने अपना सिर हिलाया। उनका चेहरा शांत और संयमित रहा। क्योंकि हमें अभी तक पर्याप्त चाबियां नहीं मिली हैं। असली रहस्य जानने के लिए हमें खंडहरों में बची हुई सभी चाबियां ढूंढनी होंगी। थोर की आंखों में एक विचारशील भाव झलक उठा। वह मूर्ख नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से गैंडाल्फ के शब्दों में निहित तर्क को समझ सकता था। आपका मतलब है, एक बार जब आपको सभी चाबियां मिल जाएं, तो आप जीवन के पेंडुलम की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं? ये संभव है। गैंडाल्फ का जवाब स्पष्ट था, लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुमान है। थोर ने समझदारी से सिर हिलाया। उसकी नीली आंखें एक बार फिर गैंडाल्फ के हाथ में मौजूद पीतल की चाबी पर पड़ी और उसकी निगाहें तीव्र और लालची हो गईं। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दबंग लहजे में प्रभुत्वपूर्ण ढंग से बोला, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक विकल्प दूंगा। मुझे वह चाबी दो जो तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें जिंदा जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। इस स्पष्ट खतरे का सामना करते हुए गैंडाल्फ ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान भी आ गई। नहीं, सटीक रूप से कहूं तो मुझे आपको 2 विकल्प देने चाहिए। थोर की हरकतें अचानक रुक गईं और उसके सुंदर चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उसे तो इस बात पर भी संदेह हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। महान शिया साम्राज्य का ये जादूगर मुझसे बातचीत करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वह मौत को दावत दे रहा है? हालांकि गैंडाल्फ के अगले शब्दों ने उन्हें अपने उग्र क्रोध को दबाने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले हम सहयोग करेंगे। गैंडाल्फ ने एक उंगली उठाई। आइए हम सब मिलकर सारी चाबियां ढूंढें और एक बार जब हमें असली कलाकृति मिल जाएगी तो हम में से प्रत्येक अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर विजेता का निर्धारण करेगा। फिर उसने अपनी दूसरी उंगली आगे बढ़ाई। दूसरा, आप मेरे साथ सहयोग करने से इनकार करते हैं। मैं अब इस चाबी को लेकर समुद्र की गहराई में जाऊंगा। उस समय हम में से कोई भी उस कलाकृति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह कुछ देर रुका। उसकी गहरी आंखें शांति से थोर पर टिकी हुई थीं। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। मान लीजिए, हालांकि मैं आपके मुकाबले का नहीं हूं, लेकिन मुझे मारना भी आपके लिए आसान काम नहीं होगा। एक बार जब मैं गहरे समुद्र में उतर जाऊंगा तो तुम भी मेरे सामने शक्तिहीन हो जाओगे। अध्याय 255। सभी चाबियां एकत्रित हो गई हैं। गैंडाल्फ के शब्दों ने तुरंत थोर को चुप करा दिया। दूर से देखने पर पाक इन मिंग ने अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते हुए वह घबराहट में अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, श्री थोर, उस पर विश्वास मत कीजिए। ग्रेट शिया का यह आदमी धोखेबाजों से भरा हुआ है। उसे अभी मार डालो। उसे कोई मौका मत दो। थोर ने धीरे से अपना सिर घुमाया और पाक इन मिंग पर अपनी ठंडी निगाहें डाली। उसकी नजरें ऐसी थीं मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। तुम्हें यहाँ मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। उस ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज ने पाक इन मिंग के शरीर को बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बातों से चंचल स्वभाव वाले थोर को नाराज कर दिया था, क्योंकि वह बहुत उत्साहित था। उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और उनका लहजा विनम्र और सम्मानजनक हो गया। श्रीमान थोर, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूँ, महान जिया साम्राज्य के इस आदमी पर कभी भरोसा मत करना। थोर ने ठंडी सांस ली और उसकी तरफ दोबारा देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने पाक इन मिंग की ओर मुड़कर बदले में एक प्रश्न पूछा, अगर वह सचमुच गहरे समुद्र में भाग जाता है तो क्या आपको विश्वास है कि आप उसे बाहर निकाल सकते हैं? इन शब्दों ने पाक इन मिंग को तुरंत चुप करा दिया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसकी तो बात ही छोड़िए, अपनी चरम अवस्था में भी वह समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे जल आधारित निषिद्ध मंत्रों के जादूगर को कभी पराजित नहीं कर पाएगा। यह मौत को दावत देने से कम नहीं है। थोर की निगाहें एक बार फिर गैंडाल्फ पर टिक गईं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि महान जिया साम्राज्य के जादूगर ने जो कहा वह काफी तर्कसंगत था।
हालांकि गरज की शक्ति जबरदस्त होती है, लेकिन गहरे समुद्र में इसकी प्रभावशीलता काफी कम हो जाती है। एक बार जब यह व्यक्ति चाबी लेकर हजारों मीटर नीचे समुद्र तल में भाग जाता है, तो उसे फिर से ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। थोर ने गैंडाल्फ को घूर कर देखा। उसकी नीली आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, मानो वह सौदे के मूल्य का आकलन कर रहा हो। काफी देर बाद उसके चेहरे पर दिख रहा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ। थोर का रवैया देखकर जो हुआई मुस्कुरा उठा। ये सही है, जब साझा हित सामने आते हैं तो दुश्मन भी अस्थायी दोस्त बन सकते हैं। उसने गैंडाल्फ को इस तरह से प्रभावित किया कि वह चीजों को एक सामान्य लहजे में व्यवस्थित करे। ऐसे में मैं चाबी ढूंढने का काम मिस्टर थोर पर छोड़ देता हूँ। थोर ने भौहें चढ़ाईं। अर्थ क्या है? गैंडाल्फ की निगाहें पाक इन मिंग और ताकाशी अराशी पर घूमी। उनका लहजा उदासीन था। ये खंडहर विशाल है और द्वीप का स्थान लगातार बदलता रहता है। हम में से आप सबसे तेज और सबसे कुशल हैं। बाकी चाबियों को ढूंढने के लिए आप निस्संदेह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। ये थोर के लिए एक उत्तम प्रशंसा थी। उन्होंने इसकी सराहना की। उसने अपने बगल में हौंकते हुए दो बेवकूफों पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से तिरस्कार झलक रहा था। दरअसल उन दोनों पर निर्भर रहना एक कोरी कल्पना है। ये खंडहर इतना बड़ा है, मुझे बाकी चाबियां कहाँ मिलेंगी? फिर भी थोर ने अहम सवाल पूछा। गैंडाल्फ ने पाक इन मिंग की ओर उंगली उठाई। उसके हाथ में जो चाबी है वही सबसे अच्छा दिशा सूचक है। आपको बस इसमें थोड़ा सा जादू डालना होगा ताकि आप अन्य चाबियों के स्थान को स्पष्ट रूप से देख सकें। थोर ने बकवास करना बंद कर दिया। पलक झपकते ही वह पाक इन मिंग के ठीक सामने था। उसने कुछ बोला तक नहीं, बस भावहीनता से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पाक इन मिंग के गालों की मांसपेशियां फड़क उठीं और उनकी आंखों में शर्मिंदगी की झलक दिखाई दी। लेकिन अंत में उसने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। चुपचाप उसने अपने भंडारण कक्ष से विशाल कांस्य की चाबी निकाली। अनिच्छा से ही सही, इसे थोर के हाथों में सौंप दिया गया। थोर ने चाबी को कसकर पकड़ा और उसकी हथेली से नीली बिजली की एक हल्की सी धारा निकली, जो धीरे धीरे उसमें समा गई। उन्होंने आंखें मूंद ली। कुछ क्षण बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। वास्तव में उसे बाकी चाबियों के स्थान का स्पष्ट अंदाजा था। उनमें से एक ग्रेट जिया किंगडम के जादूगर के शरीर पर ठीक उसके सामने था। दूसरा वाला खूबसूरत पोलिना नदी पर था, जो ज्यादा दूर नहीं थी। इसके अलावा 3 और स्थल हैं, जो खंडहरों के चारों ओर 3 अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए हैं। ये गैंडाल्फ झूठ नहीं बोल रहा था। थोर ने गैंडाल्फ की बातों पर कुछ हद तक विश्वास किया। उसने अपना सिर घुमाया और द्वीप पर मौजूद लोगों की ओर देखा। तुम लोग यही मेरा इंतजार करो, मैं बाकी चाबियां ढूंढने जा रहा हूं, अभी वापस आता हूं। जिस क्षण शब्द मुंह से निकले, सिजल, वह एक चकाचौंध भरी नीली बिजली की चमक में बदल गया, आकाश में तेजी से ऊपर उठा और पल भर में धुंधले क्षितिज में गायब हो गया। वह गति आश्चर्यजनक थी, जब तक थोर की उपस्थिति पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। पोलिना धीरे धीरे चलकर गैंडाल्फ के पास पहुंची। उसने अपनी खूबसूरत भौहें सिकुड़ी। उसकी आवाज में आरोप का भाव झलक रहा था। आपने थोर को यह रहस्य क्यों बताया? अगर आपने हमें नहीं बताया होता तो हमें उस कलाकृति के बारे में सुराग बहुत पहले मिल सकते थे। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया। उसका लहजा उदासीन था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। पोलिना का चेहरा उदास हो गया। इसके साथ गलत क्या है? आपने पहल करने का जिम्मा किसी और को सौंप दिया है। गैंडाल्फ ने अपना सिर घुमाया। उसकी गहरी आंखें शांति से उसे निहार रही थी। सुश्री पोलिना, क्या आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं है? ये किसी दैवीय कलाकृति का सुराग है या नहीं, ये तो अभी देखना बाकी है। अगर ऐसा है भी तो कौन जाने इसमें कोई जाल भी हो सकता है। क्या जोखिम को साझा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल करना अच्छी बात नहीं है? वह कुछ देर रुका। उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई। आपकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए आपको यह चूक नहीं होनी चाहिए थी, है ना? या सुश्री पोलिना, क्या आपकी कोई और योजना है? पोलिना के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसने तुरंत अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस पा लिया और गैंडाल्फ को आंख मारी। आप जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। एक कमजोर महिला होने के नाते मेरे पास भला क्या योजनाएं हो सकती हैं, खासकर तब जब मैं एक सहायक किरदार हूं। पुरातत्व वस्तु मिलने के बाद भी कुंजी आप और करेन पर ही निर्भर करेगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चेहरे पर चिंता की एक सूक्ष्म सी झलक दिखाई दी। कैरेन की बात करें तो मुझे आश्चर्य है कि वह बेवकूफ अब कहाँ चला गया है। अगर उन्हें बाद में वाकई वह कलाकृति मिल जाती है और हमें 3 विरोधियों का सामना करना पड़ता है, तो स्थिति हमारे लिए बहुत प्रतिकूल होगी। उसकी निगाहें दूर खड़े उन 2 आदमियों पर धीरे से घूमी जो आराम करने के लिए अपने समय का भरपूर फायदा उठा रहे थे। वह गैंडाल्फ के कान के पास झुकी, अपनी आवाज धीमी की और धीरे से सांस ली। आप अभी उनकी देखभाल क्यों नहीं करते? उस समय हमारे लिए थोर का सामना करना आसान होगा। ये सुनकर जो हुआई ने मन ही मन उपहास किया। यह महिला निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ करने की फिराक में थी। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। नहीं, अभी उन्हें मारना थोर के साथ सारे संबंध तोड़ने के बराबर होगा। उस समय दिव्य कलाकृति की तो बात ही छोड़िए, ये भी एक सवाल होगा कि क्या हम इस जगह से जिंदा निकल पाएंगे। पोलिना ने कुछ नाराजगी से मुंह फुलाया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। द्वीप पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। पाक इन मिंग और यंग सिलान पालथी मारकर बैठी थी, अपनी ताकत वापस पाने के लिए हर पल का सदुपयोग कर रही थी और सतर्कता और आक्रोश से भरी आंखों से कुछ ही दूरी पर बैठे 2 लोगों को टकटकी लगाकर देख रही थी। और इस तरह समय बीतता गया। पल पल पूरे 2 घंटे बीत गए। बूम! बिना किसी चेतावनी के दूर क्षितिज पर बिजली की एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। दूर से आती हुई नीली बिजली की एक तेज चमक ने धुंधले आकाश को चीर दिया। कुछ ही पलों में वे एक बार फिर खंडहर हो चुके द्वीप पर पहुंच गए। ये थोर था, वह वापस आ गया है। उसके हाथ में पीतल की 3 एक जैसी चाबियां थीं। जो हुआई ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। इस आदमी की कार्यकुशलता वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन उस क्षण एक और आकृति उसके ठीक पीछे पीछे आ रही थी, जो क्षितिज से उतनी ही तेज गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति पूरी तरह से काली और फटी पुरानी थी, जैसे आग से निकाला गया कोयले का टुकड़ा हो। वह भी कभी कभार धुएं के हल्के हल्के गुबार छोड़ रहा था, जिससे भुने हुए मांस की तेज गंध आ रही थी। थोर, तू तो लानत लुटेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजकुमार से चोरी करने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ?
मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। भयंकर दहाड़ के साथ झुलसी हुई आकृति थोर के स्थान की ओर खतरनाक ढंग से दौड़ी। द्वीप के नीचे पोलिना ने अपने चेहरे पर विस्मय का भाव लिए उस परिचित लेकिन अपरिचित आकृति को देखा। उसने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई, कैरेन। हवा में मौजूद करेन परिचित आवाज सुनकर जम सी गई। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और जब उसने नीचे उस आकृति को देखा जिसकी उसे लंबे समय से प्रतीक्षा थी, तो उसकी पहले से ही काली आंखें तुरंत चमक उठी। वह तो ये भी भूल गया था कि वह यहाँ क्यों आया था। थोर की अनदेखी करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और पोलिना के बगल में उतरा। कैरेन ने पोलिना का कोमल छोटा हाथ पकड़ लिया। उसका सावला चेहरा उत्साह और चिंता से भरा हुआ था। सुश्री पोलिना, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं इन खंडहरों में तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। आपको सुरक्षित और स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई। थोर की आकृति धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी। उसने पोलिना की चापलूसी करते हुए काले चेहरे वाले उस आदमी को देखा और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। वह तेजी से आगे बढ़ा और कैरेन को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और दबंग लहजे में बोला, यहाँ से निकल जाओ, तुम गंवार हो, पोलिना से दूर रहो। कैरेन को इतनी जोर से धक्का दिया गया कि वह लड़खड़ा गई और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। उसने खुद को संभाला, अपना सिर घुमाया और उसकी काली आंखों में पल भर में भयंकर क्रोध भड़क उठा। थोर, तुम्हारा मतलब क्या है? थोर ने अपनी बाहें मोड़ी और उसे ऐसे देखा जैसे कोई कचरे को देख रहा हो। क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो? मेरी औरत को अपने गंदे हाथों से मत छुओ। एक पल के लिए उनकी आंखें हवा में उग्र रूप से टकराईं, चिंगारियां उड़ी। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण मौके पर ही लड़ाई छिड़ सकती है। जो हुआ एक तरफ खड़ा होकर अपने सामने के उस विचित्र दृश्य को देख रहा था जो किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था और उसका दिमाग सुन्न हो गया था। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि थोर को किसी के वश में कर लिया गया हो और वह वास्तव में पोलिना से प्यार करने लगा हो? यह आकर्षण हद से ज्यादा ही बेतुका है। बेशक जो हुआई को उन्हें प्रतिस्पर्धा करते देखने और यहाँ ईर्ष्या करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने गैंडाल्फ को काबू में किया, हल्की खांसी की और पहले बोला, तुम दोनों, अब जबकि सभी चाबियां मिल गई हैं, क्यों ना हम इन्हें एक साथ रखें और देखें कि क्या होता है। अध्याय 256 दल बदल। गैंडाल्फ को ऐसा कहते हुए सुनकर थोर ने ठंडी सांस ली। तभी उसने अपने रोमांटिक विचारों को फिर से चाबी पर केंद्रित किया। उसने स्वाभाविक रूप से गैंडाल्फ की ओर हाथ बढ़ाया, फिर अपने पास मौजूद चाबी सौंप दें। हालांकि जो हुआई ने गैंडाल्फ को सिर हिलाने के लिए नियंत्रित किया। थोर की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। अर्थ क्या है? क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? जो हुआई ने अपना सिर हिलाना जारी रखा, उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं चाबी आपको सौंप दूं और आप उसका इस्तेमाल करें और फिर मुझे त्याग दे तो क्या होगा? आप अपने पास मौजूद चाबी मुझे सौंप दे तो बेहतर होगा, इससे मुझे तसल्ली हो जाएगी। थोर की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं और उसके चारों ओर मौजूद नीले बिजली के सांप चटकने और फूटने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैं तुम्हें चाबी दे दूं तो क्या होगा अगर तुम हजारों मीटर गहरे समुद्र में गोता लगा लो? अंत में क्या वह कलाकृति सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हो जाएगी? दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर गतिरोध उत्पन्न हो गया। पास ही खड़ी पोलिना अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह दोनों पुरुषों के बीच बड़े सलीके से चली, उसकी खूबसूरत नीली आंखें उन्हें बार बार देख रही थीं। तो फिर आप सब मुझे चाबियां क्यों नहीं सौंप देते? वैसे भी मैं जल तत्ववादी नहीं हूं, इसलिए मैं चाहकर भी भाग नहीं सकता। पोलिना की बातें सुनकर थोर का गुस्सा पल भर में काफी हद तक शांत हो गया। उसने कुछ देर सोचा और उसे यह सुझाव काफी अच्छा लगा। उसने गैंडाल्फ की ओर देखा और निडर स्वर में बोला, मैं आपकी बजाय सुश्री पोलिना पर विश्वास करना पसंद करूंगा। इतना कहने के बाद उसने बिना किसी झिझक के अपने हाथ में मौजूद चारों पीतल की चाबियां पोलिना को सौंप दी। उनकी नीली आंखें पोलिना को प्रेम से निहार रही थी। उनके शब्द गंभीर और अर्थपूर्ण थे। डार्लिंग, हालांकि पहले तुम मुझे नियंत्रित करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। पोलिना बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। डार्लिंग, ये तो स्वाभाविक है। इतना कहने के बाद उसने शरारती अंदाज में थोर को आंख मारी। कैरेन, जिसका चेहरा कोयले की तरह काला था, उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखती रही और उसे लगा कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान वास्तव में क्या हुआ? ये दोनों एक साथ कैसे आए? क्या वे दुश्मन नहीं हैं? ये देखकर कि थोर ने चाबियां इतनी आसानी से सौंप दी, जो हुआई ने आगे कोई आग्रह नहीं किया। उसने वही चाबी पोलिना को सौंप दी। इसके अतिरिक्त पोलिना के पास स्वयं एक था। अंततः इसी क्षण सभी 6 कांस्य चाबियां एकत्रित हो गईं। पांचों लोगों की पैनी नजरों के बीच, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने विचार थे। पोलिना ने 6 चाबियों को एक एक करके टूटी हुई बर्फ की सतह पर रखा। वे एक पूर्ण वृत्त में व्यवस्थित थे। भनभनाहट। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक चाबी से एक अजीब सी हल्की रोशनी निकलने लगी। प्रकाश कोमल था, फिर भी वह एक प्राचीन और रहस्यमय आभा से भरा हुआ था। इसके तुरंत बाद मन प्रकाश जीवन प्रतीत होने लगा, पानी की लहरों की तरह बाहर की ओर फैलने लगा। इसने बगल में रखी उतनी ही पुरानी चाबी को हल्के से छुआ। भनभनाहट। दूसरी कुंजी भी जल उठी। फिर तीसरा आया, फिर चौथा। प्रकाश की वह विचित्र झिलमिलाहट जलती हुई बत्ती की तरह एक के बाद एक जलती गई, जब तक कि सभी 6 चाबियां उस रहस्यमय प्रकाश की चमक से ढक नहीं गईं। भिनभिनाहट की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। चाबी से प्रकाश की 6 किरणें आकाश में निकली और हवा में ही मिलकर एक और भी अधिक चमकदार प्रकाश का गोला बन गईं। गड़गड़ाहट। उनके पैरों के नीचे पहले से ही जर्जर हो चुका द्वीप अचानक बिना किसी चेतावनी के हिंसक रूप से हिलने लगा। आसपास का समुद्र, जो पहले से ही उथल-पुथल मचा रहा था, अचानक हिंसक रूप से उबलने लगा। गटक गटक। समुद्र तल से अनगिनत विशाल बुलबुले उबलते पानी की तरह बेतहाशा ऊपर उठे। धीरे धीरे द्वीप से कुछ ही दूरी पर समुद्र में धीरे धीरे एक विशाल भंवर का निर्माण हुआ। पहले तो ये बहुत धीरे धीरे घूमता था, लेकिन अगले ही पल घूर्णन की गति अचानक बढ़ गई। पुकारना। हवा जोर से चल रही थी। भंवर का केंद्र अचानक नीचे की ओर धंस गया, जिससे एक अथाह घोर अंधकार में गड्ढा बन गया। उस भयानक खिंचाव बल ने समुद्र के पानी को तेजी से निगल लिया, जिससे एक विशाल जलस्तंभ बन गया जो समुद्र की सतह को गहरे समुद्र से जोड़ता है। यह एक भयावह मार्ग था जो समुद्र में हजारों मीटर की गहराई तक अंतहीन रूप से फैला हुआ था।
इस दृश्य को देखकर चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। द्वीप पर रहने वाले लोगों के चेहरों के भाव बिल्कुल अलग थे। सबसे जटिल भाव भंगिमाएं स्वाभाविक रूप से पाक इन मिंग और यंग सिलान के चेहरे पर थी। इस गहरे समुद्र मार्ग की उपस्थिति लगभग निश्चित रूप से यह संकेत देती है कि पौराणिक कलाकृति जीवन का पेंडुलम संभवतः यहीं गहरे समुद्र में स्थित है। क्या होगा अगर गहरे समुद्र में हमारा सामना फिर से महान जिया साम्राज्य के उस निश्चित जादूगर से हो जाए? वे खुद को बेहद निष्क्रिय स्थिति में पाएंगे। आखिरकार गैंडाल्फ का पेशा आंशिक रूप से जल आधारित माना जा सकता है, लेकिन वे नहीं हैं। एक छोटी सी गलती भी तत्काल और दुखद अंत का कारण बन सकती है। अगली बारी करेन की है। हालांकि उसका चेहरा किसी बर्तन के तले की तरह काला था, जिससे उस पर कोई भाव दिखना असंभव था। लेकिन उनकी तनी हुई भौहों से यह पता चलता था कि प्राचीन मिस्र का राजकुमार भी उस समय बहुत दुविधा में था। दूसरी ओर थोर और पोलिना ने कोई भावना नहीं दिखाई। स्पष्टतः उन सभी के पास अभी भी अपने अपने तुरुप के पत्ते हैं और वे अपनी वर्तमान विकट परिस्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पूरे कमरे में केवल गैंडाल्फ के चेहरे पर ही सुकून भरी मुस्कान थी। यदि जीवन का झूला वास्तव में इस गहरे समुद्र के नीचे है, इससे दिव्य कलाकृति प्राप्त करने की उसकी संभावना काफी बढ़ जाएगी। ये देखकर कि सभी लोग कुछ हद तक हिचकिचा रहे थे, गैंडाल्फ को नियंत्रित कर रहे जो हुआई ने सबसे पहले बात की। सज्जनों, मार्ग अब पूरा हो गया है। क्यों ना मैं नीचे जाकर आपके लिए एक नजर डाल लूं? हालांकि उन्होंने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उन्हें काफी समय हो गया था। थोर ने अचानक उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। एक पल इंतजार करें। उसने घमंडी भाव से गैंडाल्फ को नीची नजरों से देखा। मुझे बाकी सारी चाबियां मिल गईं। अगर कोई अंदर जा रहा है तो हमें पहले अंदर जाना चाहिए। ये सुनकर जो हुआई ने पहले अंदर जाने के अधिकार के लिए तर्क देना बंद कर दिया। उसने उदासीनता से कंधे उचकाए और कृपया का इशारा किया। हालांकि थोर ने अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने एक बार फिर गैंडाल्फ पर अपनी वही दमनकारी दृष्टि डाली। मुझे पता है कि समुद्र की गहराई में स्थित वातावरण आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि जब तक आप वास्तव में जीवन का संतुलन न पालें तब तक जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। अन्यथा मैं तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह रुका। उसकी आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। मेरा यकीन मानिए, मैं यह जरूर कर सकता हूँ। जो हुआई ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल एक ठंडी हंसी हंसी जिसे समझना मुश्किल था। फिर थोर ने धीरे से अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बैठी पोलिना की ओर देखा और उसकी ठंडी निगाहें काफी नरम पड़ गईं। उन्होंने सबके सामने खुलकर और स्पष्ट रूप से बात की। मेरे प्रिय, एक बार जब हमें जीवन पेंडुलम और महान जिया साम्राज्य का ये जादूगर मिल जाएगा तो हमें निश्चित रूप से एक और युद्ध लड़ना होगा। मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ। आपको अपने पद के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या हमें ग्रेट जिया को चुनना चाहिए या अपने फ्री फेडरेशन को? वह रुका। उसकी आवाज मोहक इरादे से भरी हुई थी। उस नाजुक गठबंधन को छोड़ दो। मुझे विश्वास है कि तुम सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय लोगे। इतना कहने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ पोलिना की ओर बढ़ाया। उनकी आंखों में ईमानदारी और उम्मीद झलक रही थी। पोलिना ने थोर के फैले हुए हाथ को घूर कर देखा। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में एक दबी हुई सी कश्मकश झलक रही थी। वह केवल एक क्षण के लिए हिचकिचाया। उसने धीरे से मुस्कुराया और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक आत्मविश्वासपूर्ण और मनमोहक मुस्कान लौट आई। उसने अपना कोमल, हड्डी रहित छोटा हाथ आगे बढ़ाया और थोर के विशाल हाथ को कसकर पकड़ लिया, जो बिजली के सांपों से ढका हुआ था। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। अध्याय 257, गहरे समुद्र के नीचे। उसने अपनी आंखों में थोड़ी सी क्षमा का भाव लिए गैंडाल्फ की ओर देखा। मुझे खेद है, महान शिया साम्राज्य के सुंदर युवक। पोलिना में आए अचानक बदलाव को देखकर गैंडाल्फ पहले तो अचंभित रह गया। ऐसा लगता है कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला उसे इतनी निर्णायक रूप से धोखा देगी। इसके तुरंत बाद वह आश्चर्य स्पष्ट निराशा में बदल गया और यहाँ तक कि थोड़ी सी चोट भी महसूस हुई। पोलिना, तुमने ऐसा कैसे किया? उनकी आवाज में हल्की सी कंपन हुई, लगभग न के बराबर। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। जब पोलिना ने उसके चेहरे के भाव देखे तो उसने उदासीनता से कंधे उचका दिए। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में जरा भी पछतावा नहीं झलक रहा था। मुझे खेद है, लेकिन समय की कमी के कारण मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पतली उंगलियों को फैलाकर अपने लंबे सुनहरे बालों को संवारा जो समुद्री हवा से बिखरे हुए थे और शांत स्वर में बोली, क्योंकि मैं सिर्फ एक सहायक कक्षा हूँ। स्वाभाविक रूप से हमें अधिक शक्तिशाली पक्ष का साथ देना चाहिए। ये सुनकर थोर के चेहरे पर विजेताओं वाली संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और पोलिना के आश्चर्यचकित स्वर के बीच उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उन मजबूत, शक्तिशाली भुजाओं ने उसके सुडौल शरीर को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उसने अपना सिर झुकाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया जो एक मोहक सुगंध से भरा हुआ था। डार्लिंग, डरो मत। इतना कहने के बाद उसने गैंडाल्फ की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। वह एक चकाचौंध भरी नीली बिजली की चमक में बदल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के सामने मौजूद अथाह समुद्री भंवर में कूद गया। द्वीप पर पाक इन मिंग और यंग सिलान ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उन्होंने उस आकृति को भंवर में गायब होते देखा, फिर समुद्र पर अकेले खड़े गैंडाल्फ पर एक नजर डाली। अंत में उन्होंने दांत पीसकर थोर का अनुसरण करते हुए विशाल भंवर में छलांग लगा दी। उन चारों के चले जाने के साथ ही उस जीर्ण शीर्ण द्वीप पर एक विचित्र सन्नाटा छा गया। वहां सिर्फ गैंडाल्फ और जली हुई कैरेन ही बचे थे जो एक दूसरे को घूर रहे थे। वो कमीनी कुतिया। कैरेन लगातार घूमते हुए भंवर को घूरती रही, क्रोध से कांप रही थी और गालियों की बौछार कर दी। उसने आखिरी मिनट में पाला बदलने की हिम्मत दिखाई। मैंने उसे गलत समझा। उसने अपनी काली हथेली फैलाई, आकाश की ओर इशारा किया और एक शपथ ली। उसकी आवाज अंतहीन आक्रोश से भरी हुई थी। भले ही वह बिस्तर पर घुटने टेककर मुझसे माफी मांगे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर जो हुआ अवाक रह गया। यार, क्या तुम कल्पना करना बंद कर सकते हो? इस समय थोर ने उसे पकड़ रखा है। अपने सांवले रंग के साथ आप दूसरों से कैसे तुलना कर सकते हैं? हालांकि उन्होंने ये शब्द जोर से नहीं कहे। अगले ही पल गैंडाल्फ के चेहरे से निराशा और दुख के भाव पूरी तरह गायब हो गए। इसके बजाय वहां वही अपरिवर्तनीय शांति और उदासीनता छाई हुई है। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वह सब एक नाटक था जिसे वह मंच पर प्रस्तुत कर रहा था। उसकी उपेक्षा करें, उन्होंने शांत स्वर में बात की। उनकी आवाज में किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था।
शायद उसकी अपनी कुछ योजनाएं हैं। सच कहूं तो जो हुआई कभी भी ग्रेट बेयर किंगडम की इस लड़की के असली रूप को नहीं समझ पाया था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके द्वारा उठाया गया हर कदम एक गहरा अर्थ रखता था। जो हुआई के लिए उसे थोर के हवाले करना वास्तव में एक अच्छी बात है। इस महिला द्वारा पीठ में छुरा घोंपने के खतरे से बचने के लिए उसने अपना सिर घुमाया और करेन की ओर देखा, जो अभी भी उसके बगल में गालियां दे रही थी। अब स्थिति 3 के मुकाबले 3 से बदलकर 2 के मुकाबले 4 हो गई है। क्या आप अब भी नीचे जाने की योजना बना रहे हैं? जो हुआई को आश्चर्य हुआ। ये सुनकर करेन ने बिना किसी झिझक के गाली देना बंद कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया, जिससे उसके सांवले चेहरे पर सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दी। नीचे उतरो। बेशक हमें नीचे उतरना होगा। उसने अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर पटकी, जिससे एक धीमी सी आवाज आई और उसकी आवाज पूर्ण आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अगर तुम अंदर जाने की हिम्मत करते हो तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे अंदर जाने की हिम्मत करता हूँ। मुझे उस कमीने थोर से अभी भी हिसाब चुका करना है। जो हुआई ने मन ही मन सोचा, तुम्हें बिजली का झटका लगकर मौत हो गई है और तुम अब भी बकवास कर रहे हो। हालांकि उन्होंने फिर भी यह बात नहीं कही, ताकि इस अश्वेत व्यक्ति के आत्मविश्वास को ठेस न पहुंचे। इस समय जो हुआई को भंवर में कूदने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी निगाहें पास ही बर्फ पर चुपचाप पड़ी 6 कांसे की चाबियों पर डाली। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इन चाबियों का इस्तेमाल सिर्फ रास्ते खोलने के अलावा और भी कई कामों के लिए होता था। नहीं तो इसका आकार चाबी जैसा क्यों होता? क्योंकि यह एक चाबी है, इसलिए कोई ताला जरूर होगा जिसे ये खोल सके। ये सोचते हुए जो हुआई ने गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपनी सभी 6 चाबियों को अपने स्थानिक छल्ले में डालने की कोशिश की। परिणाम सफल रहा। उसने बिना किसी बाधा के 6 चाबियां ले ली। दूर स्थित विशाल समुद्री भंवर तेजी से घूमता रहा और उसके गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। जो हुआई के चेहरे पर मुझे पता था का भाव था। इन 6 चाबियों के निश्चित रूप से अन्य उपयोग भी हैं। ये सब करने के बाद जो हुआई ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपने पैरों की उंगलियों से पानी की सतह को हल्के से छुआ। कहीं से भी पानी की एक अदृश्य धारा प्रकट हुई, जो उसके शरीर को धीरे धीरे अथाह भंवर की ओर ले जाने लगी। कैरेन बिना किसी झिझक के उसके पीछे पीछे चलने लगी। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही जो हुआई भंवर में दाखिल हुआ, उसने नीचे से एक अदम्य और भयानक खिंचाव महसूस किया। उसके और करेन के शरीर उग्र जलधारा के साथ अनियंत्रित रूप से नीचे की ओर बहने लगे। आसपास की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। जल्द ही वे घोर अंधेरे में डूब गए। तापमान भी लगातार ठंडा होता जा रहा है। उस तरह की ठंड केवल शारीरिक रूप से कम तापमान नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कड़ाके की ठंड होती है जो आत्मा को भी जमा सकती है। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई ने अवचेतन रूप से तारा चंद्रमा वस्त्र को और भी कसकर लपेट दिया। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस अंधेरे गहरे समुद्र में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई छाया में घात लगाकर उन्हें देख रहा है। अदृश्य तलवारों की तरह दुर्भावनापूर्ण निगाहें हर दिशा से आ रही थी। इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां का माहौल किसी हॉरर फिल्म की तरह ही भयावह था। और इस तरह वे अनिश्चित काल तक पानी में डूबे रहे। इसमें 10 मिनट लग सकते हैं या आधा घंटा भी लग सकता है। जो हुआई को ऐसा लगा जैसे वह कम से कम कई हजार मीटर नीचे गहरे समुद्र में प्रवेश कर चुका हो। लेकिन इस सिलसिले का अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा था। अंत में ठीक उसी समय जब जो हुआई का धैर्य समाप्त होने ही वाला था, अचानक नीचे फैले अथाह अंधेरे में प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। प्रकाश कोमल था, फिर भी उसमें एक प्रकार की पवित्र आभा व्याप्त थी। इसके तुरंत बाद वह भयानक खिंचाव बल गायब हो गया। जो हुआई और करेन के शरीर एक पतली जेलीफिश जैसी मुलायम बाधा से होकर गुजरे। अगले ही पल दोनों जमीन पर जोर से गिर पड़े। स्टील को भी चूर चूर कर देने वाला वह भयानक जलदाब उस क्षण बिना किसी निशान के गायब हो गया। यहाँ ये हवा से भरा एक अलग स्थान निकला। जो हुआई ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां घोर अंधेरा था और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। थोर और उसके तीनों साथी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ठीक उसी समय जब वह सोच रहा था, उनके पीछे खड़ी करेन को कुछ आभास हो रहा था। उसने अपनी काली हथेली आगे बढ़ाई और सामने के अंधेरे की ओर धीरे से इशारा किया। रा के नाम पर हमें प्रकाश प्रदान करो। भनभनाहट। एक नर्म सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ गोला अचानक हवा में प्रकट हुआ और धीरे धीरे आगे के अंधेरे में विलीन हो गया। जहां सुनहरी रोशनी फैली, वहां अंधेरा ज्वार की तरह छंट गया। उनके चारों ओर की रहस्यमयी जलमग्न दुनिया अंततः उनके सामने प्रकट हो गई। उनके पैरों के नीचे मुलायम सफेद रेत बिछी हुई थी, जो महीन जैड की तरह लग रही थी। चारों ओर तरह तरह के विचित्र समुद्री शैवाल उगते हैं, जिनके नाम मुझे नहीं पता। साथ ही रंगीन मूंगे की चट्टानें भी हैं। समुद्री शैवाल और मूंगे एक हल्की प्रतिदीप्ति उत्सर्जित कर रहे थे, जो इस पानी के नीचे की दुनिया को एक स्वप्निल परिलोक की तरह सजा रहे थे। हालांकि जो हुआई को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसके सामने का शानदार दृश्य नहीं था, बल्कि यह उनसे ज्यादा दूर नहीं था। अचानक एक भयानक काली छाया प्रकट हुई, जो इतनी विशाल थी कि शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव था। अध्याय 258 इस्पात का दरवाजा। वह काली आकृति एक निरंतर पर्वत श्रृंखला जैसी दिख रही थी, जो गहरे समुद्र के नीचे शांति से स्थित थी। गैंडाल्फ और कलेन उसके सामने 2 चींटियों के समान महत्वहीन थे, धूल के एक कण के बराबर भी नहीं। इसके विशाल शरीर ने दमन की एक अभूतपूर्व भावना पैदा की। इसे मात्र देखने मात्र से ही विस्मय उत्पन्न हो जाता था और सांस लेना लगभग असंभव हो जाता था। कैरेन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और पहली बार उसके सांवले चेहरे पर एक भावहीनता दिखाई दी। बोलने की कोशिश करते समय उसका कंठ ऊपर नीचे हो रहा था। यह क्या है? गैंडाल्फ के शरीर में निवास करने वाली जो हुआई की चेतना भी अपने सामने के दृश्य को देखकर उतनी ही विस्मित थी। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में गंभीरता का भाव था। मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत संभव है कि यह गहरे समुद्र का कोई राक्षस हो। एक अजीब जानवर। कैरेन की आवाज का लहजा भी बदल गया। क्या यह बहुत बड़ा नहीं है? मैंने इससे पहले इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा। जो हुआई ने सहमति में सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। इसका आधा शरीर नीचे रेत में दबा हुआ है। परिणाम स्वरूप जो हुआई यह नहीं बता सका कि वह विचित्र जानवर वास्तव में कैसा दिखता था। केवल सामने आई रूपरेखा से ही यह स्पष्ट रूप से आंका जा सकता है कि यह एक विशाल व्हेल से मिलती जुलती है। हालांकि वह जानवर पूरी तरह से स्थिर रहा। सिस्टम पैनल पर कोई प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित नहीं हुई।
क्या आपको लगता है कि यह अजीब जानवर पहले ही मर चुका है? कैरेन ने उस निर्जीव विशालकाय जीव को देखा और एक साहसिक का अनुमान लगाया। ये तो बस एक विचित्र जानवर का शव है। उसने अपनी जीभ चटकाई, उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। हालांकि इसके आकार और शेष आभा को देखते हुए ये निश्चित रूप से जीवित रहते हुए एक भयानक बॉस रहा होगा। और इसका स्तर कम से कम 80 या उससे अधिक है और मुझे नहीं पता कि यह कब से मृत है। ये सुनकर जो हुआई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे अब भी नहीं पता था कि लेवल 80 के हेल लेवल बॉस का असली मतलब क्या होता है। यदि हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो शायद खंडहरों के बाहर स्थित विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं के संयुक्त प्रयासों से ही इसका सामना करना संभव हो पाएगा। लेवल 80 की तो बात ही छोड़िए, अगर यहाँ अचानक से लेवल 50 का कोई खतरनाक बॉस प्रकट हो जाए तो वहां मौजूद सभी लोगों को हाई अलर्ट पर रखने के लिए ये काफी होगा। विस्मय की भावना के साथ वे दोनों धीरे धीरे उस विचित्र जानवर के विशाल शव के पास पहुंचे। हालांकि थोर और उसके तीनों साथी कहीं नजर नहीं आए। कैरेन ने भौहें चढ़ाईं और धीरे से बड़बड़ाते हुए एक अपशब्द कहा, धिक्कार है, ये लोग कहाँ चले गए? उसने चारों ओर देखा और उसे विशालकाय शव के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह उस राक्षस के शरीर के अंदर चला गया हो? ये सुनकर जो हुआई ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत संभावना है। क्या आपको लगता है कि जीवन का पेंडुलम इस विशालकाय राक्षस के अंदर हो सकता है? यह हटकल सुनकर करेन का मुंह खुला रह गया और वह काफी देर तक अवाक रही। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यही एकमात्र निष्कर्ष है जिसे स्थापित किया जा सकता है। कुछ ही देर में वे दोनों उस विशालकाय राक्षस के शव के सामने पहुंच गए। आप जितना करीब पहुंचेंगे उतनी ही अधिक आप इसकी अपार भव्यता और वीरांगी को महसूस कर सकेंगे। ये शरीर न जाने कितने वर्षों से यहाँ सोया हुआ है, फिर भी इसमें सड़न का कोई संकेत नहीं है। आसपास की फ्लोरोसेंट रोशनी में उनकी सांवली त्वचा एक गर्म जेड जैसी चमक बिखेर रही थी। ये तरह तरह के समुद्री शैवाल और मूंगे से ढका हुआ है, जिससे यह एक चलता फिरता पानी के नीचे का पारिस्थितिक पार्क बन गया है। अपने सामने मांस के पहाड़ को देखकर करेन की जिज्ञासा पूरी तरह से बढ़ गई, जो किसी शहर की दीवार जैसा दिखता था। उसने हाथ बढ़ाकर ठंडी त्वचा को छुआ, वह स्टील की तरह सख्त महसूस हुई। वह कुछ कदम पीछे हटा और उसकी काली आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। राका भाला, उसने धीमी सी चीख निकाली और अचानक उसके हाथ में सुनहरे प्रकाश से बना एक तेज भाला प्रकट हो गया। उसने अचानक भाला फेंक दिया। पुकारें, सुनहरे भाले ने तीखी सीटी की आवाज के साथ हवा में वार किया और एक जोरदार धमाके के साथ विशाल शव को भेद दिया। काटना, एकदम साफ आवाज। राका भाला, जो आसानी से 100 मीटर लंबी स्टील की प्लेट को भेद सकता था, लाश की त्वचा को छूते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसका हल्का सा भी निशान नहीं बचा। ये देखकर करेन पूरी तरह से अवाक रह गई। उसने बिना सोचे समझे ही अपशब्द बोल दिए, ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है। एक मृत शरीर की त्वचा इतनी सख्त होती है? जो हुआई ने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे लगता है कि इस विचित्र जानवर का शव निश्चित रूप से उच्च श्रेणी की ढलाई सामग्री है। अगर हम इसे वापस लेकर ओएजी को दे दें तो शायद वह हजारों पौराणिक उपकरण बना सके। दुर्भाग्यवश मैं इसे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जा सका। यहाँ तक कि स्थानिक वलय भी इसे पूरी तरह से समाहित नहीं कर सका। तो सवाल यह है, चूंकि हम घाव पैदा नहीं कर सकते तो हम अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? जो हुआई ने करेन द्वारा निर्मित प्रकाश के गोले की ओर नीचे देखा। उसने जमीन पर फैली नर्म सफेद रेत में अलग अलग गहराई के बिखरे हुए पदचिह्न देखे। स्पष्ट है कि थोर और उसके गिरोह के लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे। अगर हम उनके पदचिह्नों का अनुसरण करें तो शायद हमें प्रवेश द्वार मिल जाए। ये सुनकर कैरेन की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और रुक रुक कर दिख रहे पदचिह्नों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में दोनों को उस विशाल शव के नीचे एक अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। गुफा के प्रवेश द्वार का दायरा कई दसियों मीटर था, जिसका आधा हिस्सा जमीन के ऊपर और आधा जमीन के नीचे था। घाव के किनारों पर अजीबोगरीब झुर्रीदार पैटर्न बने हुए थे जो किसी घाव जैसे नहीं दिखते थे। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो किसी पौराणिक जानवर की नाक या मुंह से मिलती जुलती हो। जो हुआई ने अनुमान लगाया। चलो अंदर जाकर देखते हैं। हमें जल्दी करनी होगी और थोर और उसके साथियों को बहुत आगे नहीं बढ़ने देना होगा। ये सुनकर करेन ने सिर हिलाया। इस बार उसने सबक सीख लिया और जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने सावधानीपूर्वक अंधेरे छेद में झांका। हालांकि ये सिर्फ एक झलक थी। उसने अपना सिर ऐसे पीछे की ओर झटका दिया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह एक विशाल प्रवाल भित्ति के सहारे झुक गया, कमर झुकाए और जोर से उल्टी करने लगा। ये देखकर जो हुआई ने आश्चर्य का भाव दिखाया। क्या हुआ? क्या घटना घटी? कैरेन का चेहरा इतना काला हो गया था कि मानो उससे स्याही टपक रही हो। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह असहनीय पीड़ा में थी। इसमें बहुत बदबू आ रही है। वह हौंकते हुए रुक रुक कर बोल रहा था और उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे लगा कि मैं गंदगी के ढेर में गिर गया हूँ। उसने अपना सिर उठाया और बेहद संदेह भरी निगाहों से जो हुआई को देखा। क्या आपको यकीन है कि ये नाक के छिद्र हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह किसी राक्षसी स्टील का दरवाजा है। अध्याय 259, आओ मुझे ढूंढो। कैरेन की दयनीय हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ उगल देना चाहती हो। गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जो हुआई भी सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा और धीरे से अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार को सूंघा। अगले ही पल, हालांकि जो हुआई ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी वह उस भयानक दुर्गंध से बुरी तरह प्रभावित हो गया और लगभग मौके पर ही मर गया। यह एक जटिल दुर्गंध थी जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। ये कुछ ऐसा है जैसे सैकड़ों वर्षों से सड़ रही एक लाश को लें, उसमें हजारों वर्षों से किण्वित हो रही नमकीन मछली मिला दें, फिर उसमें 10 वर्षों से फ्लश न किया गया एक सार्वजनिक शौचालय मिला दें और अंत में उसे धीमी आंच पर 39 दिनों तक पकाकर एक गाढ़ा सूप बना लें। महज एक बार सूंघने से ही जो हुआई का दिमाग उबलने लगा और गंध से मानो उसकी खोपड़ी फट गई हो। ये किसी विचित्र जानवर का शव नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक चलता फिरता जैविक हथियार है। जो हुआई को अपने सिर और आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आया, यह विचित्र प्राणी स्पष्ट रूप से अनगिनत वर्षों से मृत था। इसके शारीरिक कार्य बहुत पहले ही बंद हो जाने चाहिए थे। इतने लंबे समय के बाद तो उत्सर्जन का छिद्र भी इतनी भयावह घातकता बरकरार नहीं रख सकता। उल्टी, एक विशाल प्रवाल भित्ति के सहारे खड़ी करेन को एक बार फिर से तीव्र उल्टी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पित्त की उल्टी करने वाला हो।
उसने अपना सिर उठाया और उसका पहले से ही काला पड़ा चेहरा अब और भी हरा काला दिखाई देने लगा। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। क्या हम सचमुच यहीं से अंदर जाने वाले हैं? गैंडाल्फ को नियंत्रित करते हुए जू हुआई ने एक सहज लहजे में उत्तर दिया। जब हम यहाँ हैं ही तो अंदर क्यों न चलें? थोर और बाकी लोग शायद पहले ही अंदर जा चुके हैं। अगर हम और देर करते हैं तो जीवन की बागडोर सचमुच हमारे हाथ में नहीं रहेगी। कैरेन के गालों की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़क रही थी। उसका चेहरा रोने से भी बदतर लग रहा था। लेकिन इसमें से बहुत बदबू आ रही है। मुझे डर है कि जीवन का संतुलन मिलने से पहले ही मैं धुएं से दम घुटकर मर जाऊंगा। हालांकि गैंडाल्फ ने शांत और गंभीर भाव बनाए रखा। अगर वे अंदर जा सकते हैं तो हम भी अंदर जा सकते हैं। बस थोड़ी सी बदबू है, आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सब कहने के बाद करेन की अचंभित निगाहों के बीच गैंडाल्फ बिना किसी झिझक के अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गया। कैरेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मन ही मन सोचा, वाह, गैंडाल्फ तो एक निर्दयी व्यक्ति है। ऐसे समय में भी वह इतना शांत और संयमित रह सकता है। ओह नहीं, कैरेन ने अपने दिल को मजबूत किया और दांत भींच लिए। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। उसने एक योद्धा की तरह गहरी सांस ली, जैसे कोई योद्धा अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा हो, और गैंडाल्फ के पदचिन्हों पर चलते हुए उस अंधेरे और दुर्गंध में समा गया जो आत्मा को भस्म कर सकती थी। लेकिन करेन को यह नहीं पता था कि जैसे ही गैंडाल्फ ने गुफा में कदम रखा, जू हुआई की चेतना तुरंत गैंडाल्फ के शरीर से अलग हो गई, मानो बिजली का झटका लगा हो। चुटकुला, जू हुआई एक पल के लिए भी ऐसी भयानक दुर्गंध को सहन नहीं करना चाहता था। उसे केवल गैंडाल्फ की आंखों से ईश्वर की दृष्टि से गुफा के अंदर के वातावरण का निरीक्षण करने और एआई को लगातार निर्देश भेजने की आवश्यकता है। जहां तक जैविक हथियार जैसी दुर्गंध की बात है तो सूंघने की क्षमता न रखने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को इसे सहन करने दें। जैसे ही मैंने गुफा में कदम रखा, मुझे अपने पैरों के नीचे एक नर्म चिपचिपी अनुभूति हुई, मानो मैं किसी प्रकार की मोटी काई पर चल रहा हूं। गुफा का भीतरी भाग पूरी तरह से अंधेरा नहीं है। मांसल दीवारों में जड़े हुए विचित्र पत्थर हैं जो एक नर्म नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं, सांस लेने की तरह टिमटिमाते हैं, इस अंधेरे मार्ग में प्रकाश की एक विचित्र झिलमिलाहट लाते हैं। गैंडाल्फ के लगातार विकसित होते दृष्टिकोण के माध्यम से जू हुआई को जल्द ही एहसास हुआ कि उसका पिछला निर्णय गलत प्रतीत होता है। उसने मान लिया था कि थोर और उसके 4 साथी भी इसी गुफा से अंदर आए थे। लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हर कदम के साथ मेरे पैरों के नीचे की कोमल त्वचा पर स्पष्ट पदचिह्न बन रहे थे। हालांकि आगे सड़क पर एक भी पदचिह्न नहीं था। स्पष्टतः इससे पहले यहाँ कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। ऐसा लगता है कि थोर और उसके साथी भी उस भयानक दुर्गंध को सहन नहीं कर सके और उन्होंने दूसरा प्रवेश द्वार चुना। लेकिन करेन और मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गए। ऐसा ही होगा, जू हुआई ने मन ही मन सोचा। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं तो चलिए बस परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। शायद ये रास्ता उन्हें थोर और उसके साथियों की तुलना में जीवन के पेंडुलम के स्थान तक तेजी से पहुंचा देगा। वे कई 100 मीटर और अंदर चले गए। गैंडाल्फ के दृष्टिकोण से जू हुआई ने नीली रोशनी बिखेरते हुए और भी पत्थर देखे। वे आसपास के मांस में इस प्रकार सघन रूप से धंसे हुए थे जैसे रात के आकाश में तारे। जू हुआई ने एक नजर में ही उस सामग्री को पहचान लिया। उन्होंने इसे इंपीरियल एकेडमी बिल्डिंग की 23वीं मंजिल पर देखा था। ज्वार का हृदय, एक दुर्लभ ढलाई सामग्री जिसमें जलीय तत्वों की अत्यधिक प्रचुरता होती है। इससे निर्मित हथियार जल आधारित कौशलों की शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। बाजार में इनमें से कोई भी एक 10 लाख जिया सिक्कों से अधिक की आसमान छूती कीमत पर बिक सकता है। और यहाँ तो संख्या इतनी विशाल है, पहली नजर में तो वे काफी घनी आबादी वाले लगते हैं, कम से कम सैकड़ों। हमें तो जैसे दौलत मिल गई। जू हुआई बेहद प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत गैंडाल्फ को आगे बढ़ने का निर्देश दिया ताकि वह एक बीज तोड़कर उसका परीक्षण कर सके। गैंडाल्फ ने अपना सूखा हुआ हाथ फैलाया, उसकी 5 उंगलियां हुक की तरह थी और उसने उसे हॉट ऑफ द टाइड में से एक पर कसकर पकड़ लिया। एक जोरदार झटके के साथ, जल्दी से आना, एक धीमी सी आवाज। उसने बड़ी आसानी से तड़पते हुए शरीर से 10 लाख डॉलर की हॉट ऑफ द टाइड को अलग कर दिया। हालांकि ठीक उसी समय पत्थर को हटा दिया गया। अचानक बदलाव आ गया है। फुफकार, एक घनी, लगभग अभेद्य हरी गैस मानो हजारों वर्षों से जमा हो रहे ज्वालामुखी से निकली हो, अचानक मांसल दीवार में मौजूद दरार से फूट पड़ी। ये देखकर जू हुआई चौंक गया। मुझे लगा कि मैंने किसी तरह के जाल को सक्रिय कर दिया है। उसने तुरंत गैंडाल्फ को पीछे हटने और भागने का निर्देश दिया। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चल गया, गैंडाल्फ के स्वास्थ्य में जरा भी गिरावट नहीं आई। इसके विपरीत करेन, जो पीछे पीछे चल रही थी और जिसका चेहरा सांस रोके रखने के कारण पहले से ही लाल हो गया था, हरे रंग की गैस के संपर्क में आते ही पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। उल्टी, वह अपने बगल की मांसल दीवार से टिक गया और दिल दहला देने वाली उल्टी करने लगा। वह पहले से ही झुलसा हुआ चेहरा अब मौत के कगार पर पहुंच गया था। स्पष्ट है कि यह हरी गैस जहरीली नहीं है। इसके बजाय ये दुर्गंध का एक बेहद ही उन्नत संस्करण था जो पहले वाले से 100 गुना अधिक तीव्र था। तेज भागना, कैरेन को ऐसा लगा जैसे धुएं से उसके आंतरिक अंग सड़ने वाले हों। उसने आगे के अंधेरे रास्ते की ओर इशारा किया और कर्कश आवाज में दहाड़ा। मैं अपनी सहनशक्ति की सीमा के करीब पहुंच रहा हूं। यहाँ बिताया हर पल ऐसा लगता है जैसे मैं गंदगी खा रहा हूं। इस रफ्तार से तो मैं दम घुटकर मर जाऊंगी। ये कहने के बाद उसने गैंडाल्फ की परवाह करना भी छोड़ दिया। वह एक पागल बैल की तरह था जो गुफा की गहराई में बेतहाशा दौड़ रहा था। ये देखकर जू हुआई लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। हरित गैस से कोई वास्तविक खतरा नहीं था। उसने अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने गैंडाल्फ को निर्देश देना जारी रखा कि वह मांस में धंसे हुए हॉट ऑफ द टाइड में से प्रत्येक को एक एक करके निकाल दे। बस कुछ ही मिनटों में गैंडाल्फ ने मार्ग के दोनों ओर की मांसल दीवारों पर लगे सभी नीले पत्थरों को लूट लिया। मैंने अनुमान लगाया कि इनकी संख्या कम से कम 130 है। जैसे ही प्रत्येक हॉट ऑफ द टाइड को हटाया जाता है, मांस की दीवार से बड़ी मात्रा में हरी गैस निकलती है। इस समय इस मार्ग के अंदर मौजूद हरी गैस इतनी घनी हो गई है कि यह भयावह रूप से गाढ़ी है। सौभाग्य से करेन तेजी से भागी, अन्यथा वह दुनिया का पहला ऐसे स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था जो दुर्गंध से दम घुटकर मर जाता। पर्याप्त धन एकत्र कर लेने के बाद जू हुआई ने वहां और देर नहीं की। उसने गैंडाल्फ को बदबूदार सुरंग से जल्दी से गुजरने का निर्देश दिया। संकरे रास्ते से होकर गुजरें। आगे का रास्ता अचानक खुल गया।
हालांकि इसके परिणामस्वरूप और भी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। ऐसा प्रतीत होता था मानो गैंडाल्फ एक विशाल अतुलनीय भूलभुलैया में प्रवेश कर गया हो। उसके सामने एक दर्जन से अधिक अंधेरे गलियारे दिखाई दिए। इनमें से प्रत्येक अलग अलग दिशा में जाता है और यहाँ तक कि दो ऊपर की ओर